हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन ऑन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपके साथ एक मैं आज वन शॉट शेयर कर रही हूँ। ये वन शॉट स्पेशल है क्योंकि ये किसी की डिमांड पर है और उससे डिमांड करने वाले के लिए भी आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे डियर। एंड आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँ। स्टोरी का नाम है ऑब्सेस्ड विथ माई फर्स्ट हस्बैंड। तो ये स्टोरी थोड़ी सी रोमांटिक डार्क होने वाली है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। लेकिन जिन लोगों को शिकायत थी कि हमें वांगशान ही पसंद है, पसंद मुझे भी वांगशान ही है, तो ये जो स्टोरी है वैसे तो जानी होने वाली है, मॉडर्न है एंड फुल ऑफ वांगशान मोमेंट्स हैं, उनकी क्यूट फाइट्स हैं, थोड़ी सी फनी बनाने की भी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक ब्यूटीफुल मेंशन के एक ब्यूटीफुल से रूम में, जो रूम पूरी तरह से स्काई ब्लू या सिर्फ वाइट कलर में ही था, और इस रूम में ऐसे लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच आकर सो गए हों, जैसे आसमान में सफ़ेद बादल हो, उसमें एक पर्सन सो रहा हो, क्योंकि उसका बेड जो था पूरा वाइट था, वो उस पर सो रहा था। वो पर्सन बिल्कुल स्वर्ग से उतरे हुए एंजल की तरह लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस अर्थ का प्राणी है, वो तो एंजल लग रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसका वो फेस नींद में बहुत पीसफुल लग रहा था। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, वांगजी, जानार, वेकअप बेबी, तुम्हारा टाइम हो जाएगा, तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। लेकिन वो इंसान फिर से अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वो आवाज़ अब उसके रूम में आने लगती है। एक लेडी अंदर आते हुए कहती है, जानार उठ जाओ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। माँ प्लीज़ सोने दो ना, अभी बहुत टाइम है, टाइम क्या हुआ है। ये बोलकर वांगजी फिर से अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। सुबह के 9 बज रहे हैं वांगजी, और जैसे ही वांगजी ये सुनता है वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या 9 बज गए? माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मुझे 9:30 बजे स्कूल कॉलेज जाना है। माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आप हमेशा लेट कर देते हो मुझे। ये बोलकर वो लाइट की स्पीड से अंदर चला जाता है, और ये देखकर उसकी माँ के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बाथरूम डोर की तरफ देखते हुए कहती है, अभी भी बच्चा ही है, पागल कहीं का। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली जाती है। हमारा वांगजी ऐसा ही है, हमेशा लेट उठता है। उसे जब भी कॉलेज जाना होता है वो उसके आधे घंटे पहले उठता है, और जो भी अगर उसकी मॉम उठाए तो, नहीं तो फिक्स कॉलेज स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले तो उठता ही है। ये तो उसका रूटीन है, कुछ भी कर लो। रात भर तो वो नॉवेल्स पढ़ता रहता है, तो बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए हमेशा सुबह लेट उठता है। वांगजी के पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो वांगजी 15 मिनट में अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर एंड बाथरूम में शावर लेकर बाहर आया और मिरर में देखकर तैयार होने लगा। 5 मिनट में वो तैयार हुआ और नीचे आया। अब उसके पास बस 10 मिनट थे। जैसे ही वो नीचे आया, उसने अपनी माँ को देखा जो कि ब्रेकफास्ट अरेंज कर रही थी सिर्फ उसके लिए, क्योंकि उन दोनों ने, मतलब वांगजी पेरेंट्स ने और उसके बड़े भाई ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था। वांगजी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ज़रूर लेट होने वाला हूँ आप आज तो। पर वांगजी तुम ब्रेकफास्ट को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, पहले आकर ब्रेकफास्ट करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वांगजी की मोम ने कहा, माँ मैं लेट हो जाऊँगा ना, प्लीज़ आज आज तो मैं कैंटीन में खा लूँगा। वांगजी ने फिर से बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। लेकिन उसकी मोम ने अब की बात थोड़ा फर्मली कहा, वांगजी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना, मुझे नहीं पसंद कि तुम अपना ब्रेकफास्ट या लंच स्किप करो, चुपचाप आओ और खाना खाओ। ये सुनकर वांगजी ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर वो तुरंत टेबल के पास गया, वहाँ पर जो ब्रेड रखे हुए थे उसको उठाया, पास ही जूस रखा हुआ था, उस जूस को एक बार में पिया और उस ब्रेड को हाथ में लेते हुए कहा, माँ ठीक है, अब मैं इसको कार में खा लूँगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। ये बोलकर वो अपनी मोम के चीक पर किस करता है और फिर उन्हें एक हक कर कर वहाँ से चला जाता है। और कैरमली जब ये सब देख रही थी तो डोर की तरफ देखती है, तभी ऊपर से मिस्टर ले नीचे आते हैं। उन्होंने कैरमल की तरफ देखते हुए कहा, आज भी लेट? ये सुनकर कैरमल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते हो ऐसा ही है। ये सुनकर चेन ने नोट करते हुए कहा,
रात भर तो नॉवल पढ़ेगा और फिर सुबह लेट उठता है और फिर इल्जाम तुम पर लगाता है कि तुम उसे जल्दी नहीं उठाती। ये सुनकर कैरमन के फेस पर स्माइल की उसने चिड़िया की तरफ देखते हुए कहा, पूरे घर में मैं खुश हूँ, हमारा बेबी नहीं मिला, बहुत क्यूट है, अभी भी बड़ा नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है चिड़िया, क्या हम जो करना चाह रहे हैं उसके साथ वो सही होगा? क्या वो उसके लिए मानेगा? ये सुनकर चिड़िया ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते कैरमन, क्योंकि तुम जानती हो ये उन्होंने तय किया था और उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम मैं फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा, हम पूछेंगे उससे, मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी तुम उसे जानती हो, वो बहुत अच्छा है, वो उस घर में खुश रहेगा। ये सुनकर कैरमन ने बस नोट करते हुए कहा, आई होप सो, भगवान सब अच्छा ही करे। ये बोलकर वो डोर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में, जो कि पूरी तरह से ब्लैक कलर का बना हुआ था, वहाँ के जो फर्नीचर्स थे वो ब्लैक थे। उस ऑफिस का जो इंटीरियर डिज़ाइन था पूरा वो ब्लैक कलर का था। एंड वो ऑफिस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कितना बड़ा किसी का रूम ना हो, वो ऑफिस इतना बड़ा था। उस ऑफिस के बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी, टेबल एंड कुर्सी थी, उस पर एक पर्सन बैठकर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां अपने लैपटॉप पर ऐसे चल रही थी जैसे समुद्र की लहरें हिल रही हो। उसकी पलकें एक पल के लिए तक भी ब्लिंक नहीं हो रही थी और वो बस अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा और उस साइलेंस ऑफिस में, उस सन्नाटे वाले पूरे ऑफिस में वो रिंग बस गूंज गई थी। उस इंसान ने उस फोन के कॉलर आईडी की तरफ देखा, फिर उसने अपने हाथों को अपने लैपटॉप पर रोका, उसने साइन किया और अपने कॉल को उठाया। अगर सर्वेंट से आओगे तब तक क्या है निकल माँ, सकेगी। ये बोलकर इसलिए वो उसने तुरंत रूम कॉल के को अंदर उठा गई, लिया फिर था और उसने सामने वाले विंग को ही पर्सन से उठाया। बात करने लगा। उससे पहले उसने क्या जितनी है, नेसेसरी तुम चीजें चाहिए इतनी देर थी से मेरा पैक कर कॉल ली, क्यों नहीं उठा कुछ रहे थे? पैसे पैक किया और ताकि तुम मदद हो सके। तुम वो करोगे या नहीं जो मैं उसमें तुमसे घर करने में के लिए अभी कर घर रही में हूँ? गेस्ट थे और कुछ विंग की माँ ने उनके जो कहा, अकाउंट्स में थे वो माँ ऑलरेडी मैं ही जा चुके थे, बस घर में अब कैश रखा हुआ था। आपको पता है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ है और मैं इम्पोर्टेंट शादी नहीं चीजें करने उठाई वाला। एंड तभी उस होते हुए उसकी माँ विंग ने को भी कहा, अपनी गोद में तुम उठाया तो और वो तुम क्या उस घर तुम्हारा से बाप भी घर के शादी बैक करेगा, डोर समझ से में आया निकल गई। तुम्हें? जो चुपचाप कुछ अभी ही के लोग घर थे, आओ, नहीं तो कुछ मुझसे बुरा कोई कुछ नहीं होगा। तुम सिक्योरिटी पिछले गार्ड थे 2 दिन से उनको, घर और नहीं आ रहे उन हो। दोनों को ये पता थी सुनकर यानी विंग और ने कहा, जिशान को इसके और अलावा किसी को नहीं अगर पता आप थे। यही बात और करोगे तो यानी मैं घर विंग को नहीं लेकर आने वहां वाला। से निकल ये गई। सुनकर यानी को सामने खुद को वाली पता था कि इसका सामने दिल वाले पर्सन ने इस कहा, वक्त कितना अच्छा है, अगर टूट तुम रहा घर है। नहीं उसे आ रहे ऐसा हो लग रहा है तो जैसे भूल उसके जाओगे कि तुम्हारा कोई पैरों घर में है या जान तुम्हारा कोई नहीं है। वो पेरेंट्स है। अपने मरे हुए अपने कुत्ते को ऑफिस में छोड़कर रहो। आई थी, ये बोलकर जिसका उसने अंतिम फोन संस्कार काट दिया पता और नहीं ये कैसे सुनकर होगा, उस इंसान ने साई किया। होगा भी या उसकी नहीं। विंग ने साई किया। उसकी माँ की आवाज़ वो सुनकर बहुत गुस्से में मॉन्स्टर लग अब रही थी, क्या अगर अब करेगा। वो नहीं गया यानी को तो उसके कुछ भी खैर नहीं नहीं। पता था, इसलिए लेकिन उसने इस साई वक्त वो किया। अपने बेटे की जान बचाना उसने चाहती फिर थी से कॉल किया और ताकि वो यही पल वापस आ एक सके बॉय अपने उसके रूम के हस्बैंड अंदर का आ चुका रिवेंज ले था। सके। उसने जो विंग ने इंसल्ट सामने सही है उस उसका बॉय की रिवेंज तरफ ले देखते सके हुए कहा, और युबिन मैं घर जा लिंचियन रहा को हूँ, अच्छा सबक जो कुछ सिखा भी है सके, मेरी उसे मीटिंग उसके संभाल लो गुनाहों या की फिर सजा बात की दे मीटिंग्स सके। कैंसिल कर दो। इसलिए हाँ, वो रात वाली रहने को देना। वहां से जाने ये के अलावा सुनकर और युबिन ने कोई भी नोट आने किया। के उसके बाद बाद विंग उठता है, अपनी ब्लैक सिल्क मर्सिडीज में बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वो फाइनली अपने घर पहुंच चुका था। जैसे ही वो जाता है तो लिविंग रूम में उसके पेरेंट्स ही बैठे हुए थे और मैडम ने जैसे ही विंग को देखा, उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तुम यहाँ क्यों आए हो और हो कौन तुम? ये सुनकर विंग ने कहा, माँ अब नाटक बंद कीजिए और आपको क्या बात करनी है कीजिए। ये सुनकर मैडम ने स्मिक करते हुए कहा, तुम शादी कर रहे हो 1 हफ्ते बाद और मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सुनकर विंग ने कहा, और मैं भी शादी नहीं करने वाला। पता नहीं आपने किस गंवार को मेरे लिए पसंद किया है, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है। इस पर मैडम ने खड़े होते हुए कहा, तो तुम शादी नहीं करोगे? इस पर विंग ने भी नाम अपना से चलाते हुए कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला, क्योंकि आप जानती हो मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आया तुम्हें? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ विंग, तुम शादी कर रहे हो या नहीं? मैडम ने गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहा, और मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ माँ, मैं शादी नहीं करने वाला। विंग ने भी उसी तरह से मैडम की तरफ देखते हुए कहा, पर इस पर मैडम के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, सिवाय उस स्मृति के जो उनके फेस पर आ चुका था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, ठीक है फेंगमियान, आज से हेड मेड को ऑर्डर दे दो, आज से इस घर में स्पाइसी फूड नहीं बनेगा, इसके सभी कार्ड्स ब्लॉक कर दो, आज के बाद ये ऑफिस नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे जीडियन लेकर आओ। हाँ, वो नॉर्मल वाली मत लेकर आना जिसमें वो बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, वो लेकर आओ। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे नहीं करता। और ये सुनकर फेंगमियान जो ये सब ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और विंग जो मना कर रहा था, उसे लगा था कि मैडम ही मान ही जाएगी, उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। और फेंगमियान ने यू की तरफ देखते हुए कहा, यू, तुम
कंफर्म होना कि तुम्हें वही इंग्रेडिएंट चाहिए, क्योंकि तुम, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर विंग को थोड़ी सी चोट लग जाए तो तुम पूरा घर सर पर उठा लेती हो। ये सुनकर मेरी मम्मी ने फिंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ला रहे हो या नहीं, या फिर पहले मैं तुम पर यूज़ करूँ इंग्रेडिएंट को। ये सुनकर फिंग मैन ने डरते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं खानी जिन के मार, मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर आ रहा हूँ। और विंग, अगर तुम्हें भी नहीं कहा तो शादी के लिए हाँ कर दो। ये बोलकर उन्होंने विंग की तरफ देखा, जो अपनी माँ की तरफ डिसबिलीफ में देख रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, आप किसी गंवार से मेरी शादी करवाने के लिए आप मुझे मारोगी, मेरा खून बहाओगी, मेरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खून है, आपको पता है मैं कौन हूँ। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम एक अनरूली चाइल्ड हो जो अपनी माँ की बात नहीं मानते हो, और जो अपनी माँ की बात नहीं मानते उन्हें तो मार पड़ती ही है। तो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम शादी कर रहे हो या नहीं। मैडम ने फिर से गुस्से में कहा, और अब विंग के पास कोई चारा था ही नहीं। उसने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है फाइन, मैं कर रहा हूँ शादी, लेकिन इस शादी को निभाने के लिए मुझसे मत करना, मैं बस आपके बोलने पर शादी कर रहा हूँ। वैसे वो लड़का है कौन, मुझे उसकी पिक देखनी है। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम नहीं देख सकते। इस पर विंग ने कहा, क्या, मैं जिसके साथ मेरी शादी हो रही है मैं उसकी फ़ोटो तक नहीं देख सकता। मैडम ने कहा, हाँ तुम नहीं देख सकते। इस पर विंग ने कहा, और ऐसा क्यों, क्योंकि पंडित जी ने मना किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, पंडित जी ने मना किया है, कौन पंडित। मैडम ने कहा, वही जो कई सालों से हमारे परिवार के लिए काम करते हैं, हमारे पुश्तैनी पंडित हैं वो, उन्होंने मना किया कि शादी से पहले या फिर शादी के बाद तक भी तुम उसका चेहरा नहीं देख सकते, शादी के 2 दिन बाद तुम उसका चेहरा देखोगी, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, और मैं अपने परिवार में कोई भी अपशगुन नहीं जाती। ये सुनकर विंग ने अपने फादर की तरफ देखा, जो भी मैडम की तरफ देख रहे थे। विंग ने कहा, माँ आप मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड की फ़ोटो तक नहीं देखना चाहती, और क्या अपशगुन, आप 21st सेंचुरी में जी रही हो, कोई अपशगुन नहीं होता, और तुम अब मुझे सिखाओगे कि अपशगुन होता है या नहीं। तुम्हें वो शादी के लिए हाँ करनी थी, शादी के लिए हाँ हो चुकी है, और 1 हफ्ते बाद अपना शेड्यूल क्लियर कर लेना। अगर शादी के दिन तुमने मुझे ये कहा कि आज मेरी वो मीटिंग है, फलानी मीटिंग है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया तुम्हें, मुझे तुम शादी के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक फ्री चाहिए हो, समझ में आया तुम्हें। विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सुनकर विंग ने मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ हिटलर भी आपसे अच्छा होगा। ये सुनकर मैडम ने कहा, तो जाओ हिटलर के पास ही जाओ। माँ, ये बोलकर विंग बस अपने रूम में जा चुका था। वही मैडम के फेस पर स्मित, उसने फिंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो इसको तो मैं शादी के लिए मना कर रहूँगी। ये सुनकर फिंग मैन ने कहा, हाँ माय लेडी, मैं समझ गया है। ये बोलकर फिंग मैन के फेस पर भी एक स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी कॉलेज से वापस आ चुका था। जब वो अपने घर में आया, उसने देखा कि उसके फादर भी आज यहीं थे, लेकिन उसके ब्रदर यहाँ पर नहीं थे। वांग जी आया, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा आप लोग, पापा आप ऑफिस आज जल्दी आ गए। ये सुनकर लेंचरिन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ बेबी, हम मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये बोलकर उन्होंने वांग जी को अपने पास बैठने का इशारा किया। हाँ कहिए, आपको क्या बात करनी थी, वांग जी ने पूछा। बेबी तुम जानते हो कि हम जो भी तुम्हारे लिए फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों ने बचपन से तुम्हारा भला ही चाहा है। ये लेंचरेन ने कहा। वांग जी ने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबा, मुझे पता है कि आप जो मेरे लिए सोचोगे वो अच्छा ही होगा, आप ये क्यों पूछ रहे हो अचानक। इस पर कैरेमन ने कहा, बेबी तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे कितना प्यार करते थे। ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर आप ये सारी बातें मुझे अभी क्यों बता रहे हो, वांग जी ने पूछा। तो इस पर लेंजरेन ने कहा, वांग जी जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी शादी किसी से तय की थी, और अब टाइम आ चुका है कि तुम्हारी शादी उस इंसान से हो, और 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। ये बोलकर कैरेमंदी और लेंचरेन दोनों ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बोलने के बाद उस पूरे लिविंग रूम में बस शांति छा गई थी। लेकिन थोड़ी देर तक वांग जी ने उस जो भी उसे अभी न्यूज़ मिली थी उसको अपने दिमाग में डाला, अपने दिमाग के छोटे छोटे खानों से उसको प्रोसेस किया, और जब उसे समझ में आया कि उसके फादर क्या बोल रहे हैं, वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा बाबा आप ये क्या बोल रहे हो, 21वीं शताब्दी में आप चाहते हो कि मैं अपने ग्रैंडफादर की पसंद से शादी करूं, आप ये क्या बोल रहे हो, वो भी 1 हफ्ते में, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। ये सुनकर मैं लेंचरिन और कैरेमनी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा,
हम कुछ नहीं कर सकते, वे भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए तय किया था। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम अपने ग्रैंडफादर से कितना प्यार करते हो और तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे तुम्हें हर्ट हो। प्लीज़ समझने की कोशिश करो और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का बहुत अच्छा है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, और तुम तो उसके पेरेंट्स को जानते तक वो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, और वो कौन है? इस पर कैरेमन ने खड़े होते हुए कहा, मैडम यू और अंकल फेंगम्यान, तुम दोनों जानते हो ना, उनका बड़ा बेटा यिलिंग पेट्रियार्क। हाँ, उसका रियल नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसे बिजनेस वर्ल्ड में यिलिंग पेट्रियार्क ही बोलते हैं ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या आप मेरी शादी उस खड़ूस अंकल से करवाने वाली हो? माँ, वो 30 साल का है और मैं 18 साल का। हमारा एज गैप तो देखो। मैं उस अंकल से शादी नहीं करने वाला। यह सुनकर कैरेमन ने कहा, पर बेबी, तुम्हारी शादी उसी से तय हुई है और तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, और ये ज़रूरी है? मतलब कुछ नहीं हो सकता, शादी करनी ही पड़ेगी और उस खड़ूस से? यह सुनकर कैरेमन ने कहा, हाँ, तुम्हें उस खड़ूस से शादी करनी ही पड़ेगी। आई मीन ये नहीं पड़ता, शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वहाँ मैडम यू और अंकल फेंगम्यान है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर माँ, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ। ये सुनकर कैरेमन ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने यू से बात कर ली है, वो तुम्हारी पढ़ाई नहीं रोकेगी। तुम शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो और उसी कॉलेज में पढ़ सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो मतलब फाइनल डिसीजन है, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर रेंजरेन ने नोट करते हुए कहा, हाँ बेबी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पर वांगी ने नोट किया और थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया। फिर उसने रेंजरेन की तरफ देखते हुए कहा, पर बाबा, क्या उन्हें पता है? आई मीन वो स्पेशलिटी, क्या वो इस बारे में जानते हैं? ये सुनकर रेंजरेन ने वांग जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मत अगर मैं कहूँ कि वो जानते भी हैं और नहीं भी जानते? इस पर वांग जी ने कहा, क्या? तो लेंजरे ने कहा, आई मीन मैडम यू एंड फेंगम्यान तो जानते हैं इस बारे में, और इसके बावजूद वो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं और तुम्हारी शादी उनके बेटे से करवाना चाहते हैं। लेकिन ये लिंग पेट्रियार्क नहीं जानता शायद। हाँ, नहीं जानता, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद तुम बता देना उसे, या फिर मैं अगर किसी दिन सामने भी बात आ गई तो मैडम ही संभाल लेगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग ने अपने फादर और मदर की तरफ देखा, फिर उसने साय करते हुए कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। कैरेमन उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन लेंजरेन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, कैरेमन, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो ताकि वो चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सके। ये सुनकर कैरेमन ने भी नोट किया। वहीं वांग जी जो तुरंत अपने रूम में गया, उसने अपने रूम के डोर को बंद किया, अपना फ़ोन निकाला, बेड पर वो फैल कर लेट गया और उसने किसी को फ़ोन किया और तुरंत सामने वाले पर्सन ने 2 रिंग में ही कॉल उठा लिया और फ़ोन उठाते हुए कहा, हाय बेब, तुमने मुझे इतना मिस किया? अभी तुम कॉलेज से आए हैं और तुमने मुझे फिर से कॉल किया। सामने वाले पर्सन ने कहा, निहोई सांग, अपना मुंह बंद रखो, और तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। वांग जी ने लिटरली फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। तभी निहोई सांग ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में? वैसे भी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ होता ही रहता है, हुआ क्या है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरी शादी तय हो चुकी है, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। यह सुनकर निहोई ने कहा, क्या 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और तुम मुझे अब बता रहे हो? यह सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे भी अभी पता चला है। इस पर निहोई ने कहा, ओ, अभी पता चला है, लेकिन क्यों? उसके बाद वांग जी ने निहोई को सारी बात बताई और फिर उसने लास्ट में कहा, और तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हो रही है? इस पर निहोई ने पूछा, किससे? इस पर वांग जी ने कहा, यिलिंग पेट्रियार्क से, उस खड़ूस अंकल से जो बिजनेस पार्टीज में किसी की तरफ मुस्कुराता तक नहीं है, और वो इंसान कम लगता है, वो पत्थर जैसा लगता है, वो तो मुस्कुराता है, ना किससे बात करता है, और उसकी शादी मुझसे हो रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उस फोन पर बस साइलेंट हो गया था, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो वांग जी ने कहा, होइसांग, तुम वहाँ हो? तुम सो तो नहीं गए होइसांग? लेकिन तभी उधर दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ये सुनकर वांग जी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। होइसांग ने हंसते हुए कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हारी शादी किससे हो रही है? यिलिंग पेट्रियार्क से, उस 30 साल के अंकल से। वांग जी, मजाक मत करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है इस सिचुएशन में तुम्हारे साथ मजाक करूँगा? अब निहोई भी सीरियस हो चुका था और उसने कहा,
तो तुमने क्या कहा, तुम शादी के लिए तैयार हो? इस पर वांग जी ने कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तय हो चुकी है, मेहमानों को ऑलरेडी इनवाइट किया जा चुका है और माँ ने कहा है कि आंटी यू ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद ही सही मुहूर्त है, नहीं तो फिर 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है और वो इस शादी को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। ये सुनकर वो सांग ने कहा, तो अब क्या करोगे तुम? आई मीन उसे वांग जी, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए सब किया है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी मतलब इस चीज़ के बारे में बताने के बाद भी, तुम्हारी इस स्पेशलिटी के बताने के बाद भी उन्होंने तुमसे उतना ही प्यार किया है या फिर मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा प्यार किया है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लेंगे। यह सुनकर भांजी ने साय किया और अपने बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, इसीलिए तो। पर क्या मैं उससे शादी कर लूँ? लेकिन वो सांग, वो मुझसे कितने साल, 12 साल बड़ा है। ये सुनकर वो सांग ने कहा, पर वो हॉट भी तो है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उनसे कोई बता नहीं सकता कि वो 30 साल का है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम अभी से उसकी साइड ले रहे हो? ये सुनकर वो सांग ने कहा, बाबा मैं किसी की साइड नहीं रहा, मैं बस जो वो बता रहा हूँ जो सच है। तुमने नहीं देखा वो पार्टीज में कितना हॉट लगता है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो तुम उससे क्यों शादी नहीं कर लेते? इस पर वो सांग ने कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाला, वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। लेकिन मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा, तो माय फ्रेंड मैं तुम्हारी शादी के लिए ईगरली वेट करूँगा एंड मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो बाय 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 बाय, तुम्हें बहुत एंड टाइम पर मुझे बताया है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने हैं, तुम्हारे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने हैं, वो मुझे बहुत सारा काम करना है और फिर तुम्हारे पास भी तो आना है, तो बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर उस ने बस फ़ोन कट कर दिया था। वही वांग जी अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ था। उस बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड ये 1 हफ्ते का टाइम कैसे पलक झपकते ही बीत गया, ये किसी को नहीं पता चला। विभूषण अपने रूम में कोट पहन रहा था, मतलब उसने पूरा अपना ब्लैक सूट पहन रखा था और वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था और वो खुद को ही एडमायर कर रहा था। वैसे तो उसके फेस पर एक्सप्रेशंस थे नहीं, लेकिन अगर उसके दिल में जाकर देखे तो खुद को ही एडमायर कर रहा था कि उसके ज़्यादा हॉट और हैंडसम लड़का तो इस पूरे चाइना में या फिर इस पूरे वर्ल्ड में ना नहीं होगा। और यही सोचकर वो हवा में उड़ रहा था। फिर उसने मिरर में अपने ही रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए बहुत खुश हो रहे होगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम खुद इस शादी को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारा नाम तक मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ को तुम कोई बदसूरत गांव के गंवार होगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा यहाँ पर और तुम खुद इस शादी को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम इस शादी को तोड़ने के लिए मेरे पेरेंट्स से कहोगे, फिर तो मेरी माँ मना भी नहीं कर पाएगी। ये बोलकर उसके फेस पर स्मित था। तभी उसका रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक लड़की अंदर आती है और कहती है, विभूषण तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम पिछले 1 हफ्ते से मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे फ़ोन नहीं उठाने की? और ये आवाज़ सुनकर, ये टोन सुनकर वी सामने वाले पर्सन की तरफ देखता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं और कोई जो मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करता है उसकी मैं क्या हालत करता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यांगजी तो अपनी हद में रहो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? ये सुनकर यांगजी ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम शादी कर रहे हो तो, और इतने सालों से तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तो वो तुम्हारे लिए क्या था? खेल था। और अब तुम शादी कर रहे हो। ये सुनकर वीइंग ने यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी कोई भी झगड़ा नहीं चाहता, मैं यहाँ पर कोई भी स्कैंडल नहीं चाहता, चुपचाप शादी एंजॉय करना है तो करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर यांगजी वीइंग की तरफ घूर कर देख रही थी, लेकिन तभी मैडम यू अंदर आए और उन्होंने जब देखा कि यांगजी यहाँ पर है तो उसने यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, ए छिपकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने इन्वाइट किया नहीं था। ये सुनकर यांगजी ने कहा, मुझे किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी गलतफहमी है, लेकिन अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाओ क्योंकि मेरा सन इन लॉ आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी मेकअप की दुकान को अपने हस्बैंड के पास देखे, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ द माई हाउस। समझ में आया तुम्हें? अभी के अभी निकलो या फिर गार्ड से बुलाकर मैं तुम्हें बाहर फेंका दूँ। ये सुनकर यांगजी ने एक बार घूर कर मैडम की तरफ देखा और एक बार घूर कर विंग की तरफ देखा, लेकिन दोनों के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे यांगजी को लेकर। वो गुस्से में वहाँ से बस निकल चुकी थी और मैडम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा,
और नवाब साहब आप तैयार हो गए? वैसे तो तुम्हें शादी में इंटरेस्ट था नहीं, और अब जब शादी हो रही है तो तुम इतना सज रहे हो जैसे दुल्हन तुम ही हो। तैयार हो गए? वांग जी आ चुका है। ये सुनकर विंग ने मैडम की तरफ देखा और कहा, वांग जी? इस पर मैडम ने कहा, हाँ, तुम्हारे हस्बैंड का नाम लेन वांग जी है। अब चलो, वही आ गया है और तुम यहाँ पर दुल्हन की तरह अभी भी इतना टाइम लगा रहे हो। पता नहीं मेरा मेरा सन इन लो तुम्हें झेलेगा कैसे। ये सुनकर विंग ने मैडम की तरफ इस तरह देखा कि मुझसे पूछो मैं उसे कैसे झेलूंगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं मैडम के सामने कुछ भी करने की। उसने साय किया और वो मैडम के साथ चला गया था। वो जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब चाइना की मोस्ट मोस्ट हैंडसम बैचलर की शादी हो रही थी, तो बहुत सारे लोग आए थे, उनके पार्टनर्स आए थे, बिजनेस पार्टनर्स, लेन फैमिली के भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आए थे। विंग के कुछ दोस्त थे वो आए थे, और वांग जी एक कॉलेज स्टूडेंट थे तो उसके भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी आए थे। अब विंग अपने उस फिटेड सूट में वहाँ पर खड़ा हुआ था और बिल्कुल जैसे यह ग्रीक गॉड लग रहा था। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी, इवन लड़के भी विंग जेलस हो रहे थे वांग जी से कि अभी वो वांग जी की जगह होते। लेकिन शायद विंग जो है वो किसी एक ही पर्सन की किस्मत में है, और वो हमारा वांग जी है जो कि अभी वाइट फिटेड सूट में एंड एक वेल में जो कि बहुत थिक था, उससे वांग जी का फेस दिख ही नहीं रहा था। और ये देखकर विंग ने अपने मन में ही सोचते हुए कहा, वाह वाह, पहले तो मुझे इसकी फ़ोटो नहीं दिखाई गई और अब इस इंसान की मैं शक्ल तक नहीं देख सकता। पता नहीं कौन सा बदसूरत मेरे लिए माँ ढूंढ कर लेकर आए हैं। मैं अपनी माँ की चॉइस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गॉड, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या दुनिया में हैंडसम लड़के लड़कियों की कमी थी? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था, जिसे खुद बेचारे को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलने में क्या, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी के फेस पर जो वेल था वो लंबा तो था ही, ऊपर से वांग जी को उसमें सांस नहीं आ रहा था। और यही बार बार वो अपने फादर को बताने की कोशिश कर रहा था, जिसने उनका हाथ पकड़ रखा था। वो बार बार अपने फादर के हाथ को स्क्वीज कर रहा था, और ये कहीं ना कहीं चैन में फील कर पा रहे थे। उन्होंने वांग जी की तरफ झुकते हुए कहा, वांग जी, तुम कर क्या रहे हो? हम अब बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, तो अब शांत रहो। वांग जी ने अपने पापा की तरफ झुकते हुए कहा, पर पापा, इस वेल में मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये सुनकर लेंचरे ने भी विस्पर करते हुए कहा, बस थोड़ी देर की बात और है, शादी के बाद तुम अपने रूम में जाओगे ना, तब इसको हटा देना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर बाबा, मैं एक लड़का हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसको आपने घूंघट निकलवा के रखा है। ये सुनकर लेंचरे ने कहा, मुझे वो सब पता है, लेकिन मैडम ने कहा था कि तुम 2 दिन के लिए अपने हस्बैंड का फेस नहीं देख सकते, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, तो तुम्हें 2 दिन के लिए कुछ भी हो जाए अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखना है। ये सुनकर वांग ने अपने मन में सोचते हुए कहा, हाँ, उसका फेस देखना भी कौन चाहता है, अंकल कहीं का, मुझसे शादी करेगा? मैं 18 साल का एक जवान कितना खूबसूरत लड़का हूँ और मुझसे शादी करेगा? एक बार शादी होने दो, उसको तो मैं बताऊँगा। उसको कोई और लड़की नहीं मिली थी जो मेरे मुझसे शादी करेगा, अंकल कहीं का। ये बोलकर वांग जी अपने मन में ही विंग को कर्ज कर रहा था। और दूसरी तरफ विंग जो अभी भी स्टेज पर खड़ा होता, अचानक उसे छींकें आने लगी, और ये फील होने के साथ ही मैडम वहाँ पर आई। उसने कहा, तुम्हें कौन याद कर रहा है? मुझे लगता है कोई तुम्हें कर्ज कर रहा है, गालियाँ दे रहा है अच्छी तरह से। ये सुनकर मैडम विंग ने घूर कर मैडम की तरफ देखा, और अपने बेटे के फेस पर ये लुक देकर मैडम ने कहा, ठीक है, घूरने की जरूरत नहीं है, सामने हाथ बढ़ाओ, वांग जी आ गया। ये बोलकर उसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर लेंचरेन वांग जी को लेकर आ चुके थे। लेंचरेन ने वांग जी के हाथ को विंग के हाथ में रखते हुए कहा, विंग, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये बहुत छोटा है अभी और बहुत प्योर है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। ये सुनकर विंग ने फोर्स स्माइल देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए अंकल, मैं उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा कि ये मुझे दूर जाने के बारे में कभी बात ही नहीं करेगा। ये सुनकर लेंचरेन ने नोट किया। उसके बाद विंग बहुत अपने आप ही, उसका हाथ जैसे ही वांग जी के हाथ में गया था, वैसे तो वो उसको टाइट होल्ड करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही वांग जी का हाथ उसके हाथ में आया, उसकी जो ग्रिप थी वो फर्म तो थी ताकि वांग जी का हाथ छूटे नहीं, लेकिन उतनी ही वो सॉफ्ट भी थी, वार्म थी। उसने वांग जी को बहुत ही ध्यान से उन सीढ़ियों पर चढ़ाया, क्योंकि वांग जी के फेस पर वेल था तो कुछ देख नहीं पा रहा था। अब वो आमने सामने देख रहे थे, लेकिन हमारा जो सीईओ, जिसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, जो मिलियंस डिले मिनटों में क्रैक कर लेता है, वो झुक झुक कर बार बार वांग जी का फेस देखने की कोशिश कर रहा था। और ये सब वहाँ पर जितना भी क्राउड था, जितने भी लोग थे, मेहमान थे, वो सभी देख रहे थे, और मैडम भी कहीं ना कहीं ये सब देख रही थी। इसलिए उसने स्टेज पर आकर विंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, यूशन, तुम्हें क्या कर रहे हो?
क्या तुम भूल गए कि तुम चाइना के इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो? तुम किसी चोर की तरह अपने हस्बैंड का फेस देखने की क्यों कोशिश कर रहे हो? और मैंने तुमसे कहा था कि शादी के पहले, शादी के 2 दिन बाद तक तुम उसका फेस नहीं देख सकते, तो सीधे खड़े रहो। ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा। वही मैडम ने स्प्रे करते हुए कहा, अभी तक तो तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा है, तो ही तुम इतने इम्पेशेंट हो रहे हो। एक बार उसका चेहरा रिवील होने दो, मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम दोबारा उसके फेस से अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे। विभूषण, मैं भी देखती हूँ, फिर मैं तुम्हारे मज़े लूँगी। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और के पास जाने को, शादी नहीं करने का? फिर मैं देखती हूँ और फिर मुझे मज़ा आएगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ स्मित करते हुए देख रही थी। और विंग को जो था अपनी माँ का स्मित थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे पता है जब भी मैडम ऐसे स्मित करती है कुछ ना कुछ तो होने वाला होता है। विंग को डर ही लग रहा था, उसे पता था कि यह उसके साथ ही कुछ ना कुछ होगा। लेकिन खैर, फाइनली पंडित जी ने वोज स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो विभूषण उर्फ यिलिंग पेट्रियार्क, आप लेन वांगजी को अपने लॉफुल वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? और ये सुनने के साथ ही विंग थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर से मैडम ने कहा, विंग और मैडम मेरी आवाज़ सुनकर उसने प्रेस की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं करता हूँ। ये सुनकर प्रेस ने नोट लिया। उसके बाद पंडित जी ने फिर से कहा, तो आप लेन वांगजी, क्या आप यिलिंग पेट्रियार्क उर्फ विभूषण उर्फ इस खड़ूस अंकल को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? ये बोलकर वह थोड़ा साइलेंट हो गया, क्योंकि वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी अपने ही थॉट से लड़ रहा था। वो पहले से शादी करना नहीं चाहता था, ऊपर से उसका जो वेल था उसने उसके कानों को पूरी तरह से ढक रखा था, तो उसे उस थिक वेल में आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और भी मेहमान थे जो बातें कर रहे थे, इसलिए वांग जी कानों में वो आवाज़ नहीं गई। अब जब आवाज़ नहीं गई तो मैडम लेन जो थी वो वांग जी के पास गई। उन्होंने कहा, वांग जी, हाँ कहो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ क्या हुआ? ये सुनकर मैडम ने कहा, पंडित जी ने तुम्हें कुछ पूछा है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। ये सुनकर प्रश्न नोट किया। वही विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वाह, पहले तो पता नहीं इसका चेहरा कैसा है जिसने ढक रखा है, और अब तो बहरा भी है। लगता है मेरी मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, पता नहीं किससे मेरी शादी करवाती है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रही थी। फाइनली शादी कंप्लीट हो चुकी थी और अब रिसेप्शन शुरू हुआ और सभी लोग न्यूली वेडेड कपल को कांग्रेस विश कर रहे थे। और तभी निहो सांग दौड़ता हुआ वांग जी के पास आया। उसने तुरंत वांग जी को हक करते हुए कहा, वो ब्रो, कितनी ग्रैंड वेडिंग है, कंग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी वो सांग का फेस तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ से ही उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। और उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। वही विंग जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसने जब देखा कि किसी ने वांग जी को हक किया है और वांग जी ने उसे हक करने दिया, ऊपर से वो उस इंसान ने वांग जी के हाथों को पकड़ रखा है, ये देखकर पता नहीं क्यों पर विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी और घूर कर अभी भी उन दोनों के जॉइंट हाथों की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी मैडम यू वहाँ आई, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या उन्हें क्यों घूर रहे हो? वो बस उसका दोस्त है, तुम्हें घूरने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, वो किसी के साथ कुछ भी करे, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा चाहता था कि वो शादी हो मेरी तरफ से, तभी वो किसी के साथ भाग जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मैडम ने कहा, हाँ बस 2 दिन का वेट करो, मैं भी देखती हूँ तुम्हें कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैडम ने अपने मन में कही थी। फाइनली वो शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी पूरी वी फैमिली से मिल चुका था। विफेंग म्यान, मैडम यू एंड विभूषण का छोटा भाई जियांग विचेंग एंड उसकी बड़ी बहन जिसकी भी शादी हो चुकी थी जियांग यालियो, उन सब से मिल चुका था। और फाइनली शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वो शादी लेन मेंशन के गार्डन में ही की गई थी, लेकिन उस डेकोरेशन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई गार्डन है, और बिल्कुल किसी बड़े हॉल की तरह लग रहा था और बहुत ही ग्रैंडली उस चीज़ को डेकोरेट किया गया था। फाइनली शादी कंप्लीट होने के बाद वो सभी लेन फैमिली मेम्बर तो वहाँ से जा चुके थे। वांग जी बेचारा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रहा था। उसने मैडम लेन को करते हुए कहा, माँ आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं यहाँ कैसे रहूँगा? आपको तो पता है मैं कॉलेज के लिए हमेशा लेट आ जाता हूँ, अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो मुझे कौन उठाएगा? ये सुनकर मैडम लेन ने कहा, बेबी चिंता मत करो, तुम अलार्म लगा लेना एंड यू तुम्हें उठा देगी, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो मुझे बता देना, वो उठा देगा। इस पर वांग ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर लेन चिन को उसने किया। उसके बाद उसने अपने भाई को हक किया जो कि अभी अभी यूएसए ट्रिप से वापस आया था। उसने भी वांग जी को हक करते हुए कहा, दीदी
चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा भाई अभी भी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा लेकिन ये बोलकर वो अभी भी रो रहा था। लेकिन फाइनली मैडम यू वांग जी के पास आए। उन्होंने वांग जी को शोल्डर होल्ड करते हुए कहा, बेबी रो मत, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे, जाने तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को। वैसे भी तुम बोर नहीं होगी एक ही माँ और बाबा का फेस देखते हुए। अब तुम नए माँ बाबा को अपनी लाइफ में लाओ। ये चिरेन, तुम लोग जाओ, तुम मेरे बेबी को रुला रहे हो। ये सुनकर लेन चिरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम यू फेंग म्यान प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना, आप जानते हो वो कैसा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ चिंता मत करो, तुम जाओ, अब तुम मुझे और ज़्यादा रुला रहे हो। ये बोलकर उन्होंने लेन चिरेन और मैडम को लिटरली वहाँ से ये तो मजाक में था, लेकिन उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेडली उन लोगों को वहाँ से भेज दिया। और फाइनली बस वी फैमिली वहाँ थी, यानी भी वहाँ से जा चुकी थी उसके ससुराल वालों के साथ ही, और चेंग भी अपने अपार्टमेंट के लिए चला गया था, क्योंकि वो भी यहाँ पर इस मेंशन में रहता नहीं है, वो भी अपने अपार्टमेंट में रहता है। अब ये चारों लोग अंदर जा चुके थे। मैडम यू वांग जी को विंग के रूम में ले गई। उन्होंने विंग को वांग जी को वहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम्हें जब भी विंग तुम्हारे पास हो तो तुम्हें उस अपने फेस को विंग को नहीं दिखाना है। 2 दिन के बाद तुम्हारा फेस पंडित जी आएंगे, उसके बाद ही तुम्हारा फेस रिवील होगा, तभी विंग तुम्हारा फेस देख पाएगा। तब तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने फेस को छिपाए रखो। ये सुनकर वांग जी ने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, पर मम्मी अगर मैंने वेल नहीं हटाया तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा। ये सुनकर मैडम जी ने कहा, अरे बेबी मैंने कहा ना कि तुम अपने फेस को सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं दिखा सकती, तुम मुझे भी दिखा सकती हो, अपने बाबा को भी दिखा सकते हो, और तुम कॉलेज भी जा सकते हो। वैसे भी मैंने तुम्हारा एडमिशन हमारे घर के पास वाले कॉलेज में ही करवा दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या, लेकिन ऐसे बीच में। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, और तुम अभी तक ही नहीं जानती कि तुम्हारी ये माँ क्या कर सकती है। तुम चिंता मत करो। वैसे भी वहाँ पर क्या स्पेशल बात थी, मुझे लगा कि वो कॉलेज तुम्हारे घर से पास है और यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर करवा दिया। अगर तुम चाहते हो तो हम वापस एडमिशन उसमें करवा सकते हैं। तभी वांग जी ने कहा, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे थैंक यू सो मच आप मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर मैडम ने वहाँ पर बैठ कर उन्होंने वांग जी सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेबी, वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और अपने तीनों बच्चों को वैसे ही देखती हूँ जैसे मैं अपने विंग और यानी को देखती हूँ। तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड हाँ, अगर विंग तुम्हें परेशान करे तो भी तुम मुझे बता सकते हो, उसकी खबर मैं ले लूँगी। ये सुनकर वांग जी फेस पर स्माइल आ चुकी थी। लेकिन तभी विंग ने अंदर आते हुए कहा, आप अभी तक मेरे हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती जब से उसके साथ बैठी हुई हो, और आप मेरे रूम में क्या कर रही हो। ये सुनकर मैडम यू ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो अब अपने एल्डर से बात करने का यह तरीका होता है, और तुम तो अपने हस्बैंड को देखना नहीं चाहते थे, अब बहुत मरे जा रहे हो तुम उसे देखने के लिए। ये जो लास्ट वाली बात थी उन्होंने विंग की तरफ पास जाकर कहा था ताकि वांग जी सुने नहीं। ये सुनकर विंग ने बस घूर कर मैडम की तरफ देखा और कहा, हाँ ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। ये सुनकर मैडम ने कहा, लेकिन आखिरी बार अगर तुमने वांग जी का वेल लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हाँ जाइए, वैसे भी उसकी शक्ल देखनी किसको है। ये बोलकर मैडम ही वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी मैं तुम्हारा डिनर ऊपर ही भेज रही हूँ, ओके। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया और उसके बाद मैडम भी वहाँ से जा चुकी थी। मैडम के जाने के बाद विंग ने डोर लॉक किया और अब वो वांग जी के सामने आ चुका था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वांग जी ने बहुत ही धीमी वॉइस में कहा, मेरा नाम लेन वांग जी है अंकल। और जैसे ही वांग जी ने अंकल कहा, विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसके कानों से जैसे धुआं निकल रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, कौन अंकल, यहाँ पर अंकल कौन है। यह सुनकर वांग जी ने अपने फेस को उठाया, लेकिन उसका वेल अभी भी था। उसने विंग की तरफ देखा, उसे दिख कुछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, आप मुझसे बड़े हो और आप तो 30 साल के हो, मैं तो 18 साल का ही हूँ अभी, तो आप तो मेरे अंकल ही हुए ना। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वही वांग जी वेल के अंदर हंस रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें, और एक बार तुमने और मुझे अंकल कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊँ,
आप मुझसे बड़े हो। ये सुनकर वींग ने कहा, मुझे कुछ भी बुलाओ लेकिन मुझे अंकल बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये मेरा भी बेड है, मुझे वैसे बहुत नींद आ रही है, माँ एक बार मेरे लिए डिनर भेज दे तो मैं डिनर करके सो जाऊँगा। ये सुनकर वींग ने कहा, ओह तो तुम अभी भी आए हो और तुम मेरे बेड पर भी अपना कब्जा करना चाहते हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? हमारी शादी हुई है और एक मैरिड कपल तो अपना बेड शेयर करते ही है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे पास सो सकते हो। वैसे भी मैं बस एक साइड सोऊंगा। ये बोलकर उसने वींग की तरफ देखा और वही वींग वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये इतना ही इनोसेंट है या फिर इनोसेंट होने के बस नाटक कर रहा है? पता नहीं इसने मेरी माँ को कैसे फंसा लिया मुझसे शादी करने के लिए। हाँ, ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वॉट एवर, लेकिन अगर मेरी साइड में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वींग बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और वांग जी के लिए डिनर रखकर चला जाता है। और डिनर बहुत सारा था, लेकिन वांग जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो उसे भूख लगी थी, तो वो बस वेल को उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। वो अब उसके पास जो लास्ट बाइट था वो बचा था, उसको खा ही रहा था, लेकिन तभी वींग उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत उसने अपने वेल को रख लिया, और अब वेल रखने की वजह से उसने खाना तो खा लिया था लेकिन अभी उसने पानी पिया नहीं था, इसीलिए वो बेड से खड़ा हुआ और वो पानी के जो ग्लास था उसको ढूंढने लगा। वो बेड पर बैठा तो पानी का ग्लास वहीं पास वाले टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन उसे उस वेल की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा था। और विंग विंग भी उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि उसको भी अपने कपड़े लेने थे। उसके वेस्ट के पर टॉवल रैप था। वो तो वांग जी का फेस ढका हुआ था, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था। और वांग जी ने उस पानी को गिलास को कैसे भी ढूंढ लिया, लेकिन उसने ढूंढ तो लिया था। वही विंग जो कि बाथरूम के अंदर गया था, तो उसने अपने कोट को खोलकर वहीं बेड के पास ही फेंक दिया था। इसलिए वांग जैसे पानी पीता हुआ सामने की तरफ जा ही रहा था, लेकिन उसका पैर जो था उस कोट में लग गया, और उसका जो पानी का ग्लास था वो तुरंत विंग के ऊपर गया, विंग के फेस पर। और ये फील होने के साथ ही विंग ने घूर कर वांग जी की तरफ देखा, लेकिन बेचारे वांग जी को कुछ पता ही नहीं था। उसने उस पानी के ग्लास की तरफ देखते हुए कहा, पानी खत्म हो गया, बहुत मुश्किल से तो पानी मिला था। ये बोलकर उस पानी के गिलास की तरफ देखते उसने देखा, वही विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, व्हाट द, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर पानी डालने की? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने आपको ऊपर पानी जानबूझ कर नहीं डाला, ये तो ये कोट, ये बोलकर वो तरह नीचे बैठा और उसने उस कोट को उठाते हुए कहा, ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी गलती है। ये बोलकर वांग जी ने उस कोट को बहुत जोर से फेंका। वही विंग के आगे बढ़ी हुई, क्योंकि ये उसका कोट था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा वेडिंग सूट था, तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हो? इस सुनकर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, वैसे मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है। वो लेता ही था, वही विंग अभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया और फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया। फाइनली शांत हुआ। लगभग 5 मिनट के बाद उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हे मेरी बात सुनो। पर वांग जी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया। फिर से कहा, हे लेन वांग जी, मेरी बात सुनो, क्या तुम इतनी जल्दी सो गए? लेकिन वांग जी की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, तो विंग को पक्का यकीन हो गया कि वांग जी सो चुका है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये कितना इरिटेटिंग है, खाता कैसा है, पीता कैसे है और सोता कैसे है, इतनी जल्दी कौन सोता है? खैर, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। ओ गॉड, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये बोलकर वो अपना ड्रेस कपड़े पहनता है और वो भी उसी बेड पर आकर सो जाता है। दोनों ही सो चुके थे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, विंग धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है, तो वो देखता है कि उसे अपने ऊपर कुछ फील हुआ। ये फील होने के साथ ही उसने नीचे देखा, तो उसने देखा कि वांग जी ने उसको पूरी तरह से जकड़ रखा था। वांग जी के हाथ विंग के वेस्ट के राउंड थे, उसके पैर जो थे उसने अपने दोनों पैरों से विंग के पैरों को जकड़ रखा था। और ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन अभी भी वांग जी का जो फेस था वो वेल से ढका हुआ था। अब विंग जो था वो उसने धीरे से वांग जी के उस वेल को पकड़ा और वो फेस देखने ही वाला, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, विभूषण। ये सुनने के साथ ही विंग का हाथ जो था वो उस वेल पर सेट गया और वांग जी की भी नींद खुल गई। उसने जब उस पोजीशन को देखा कि वो किस में है, तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने तभी दोबारा आवाज़ आई, विभूषण तुम अपने दरवाज़ा खोल रहे हो या नहीं? ये सुनकर विंग ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, माँ इतनी सुबह सुबह कौन आता है? तभी वांग जी ने कहा, मम्मी बुला रही है, आप दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है, भरा नहीं हूँ मैं। ये बोलकर वो उठता है और डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। इसी बीच वांग जी भी
बाथरूम में फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। जब मैडम यूं अंदर आए तो उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कल तो तुमने कुछ किया तो नहीं, तुमने वांग जी का वेल नहीं हटाया और तुमने उसका फेस नहीं देखा ना तुम्हें। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने नहीं देखा और मुझे उसका फेस देखने का इंटरेस्ट ही नहीं था। विंग ने कर तो दिया था जैसे थोड़ी देर पहले अभी वो वांग जी का वेल को हटाने ही नहीं वाला था। लेकिन मैडम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। वांग जी कहाँ है? वांग जी बेबी, रंजा कहाँ हो तुम? ये बोलकर वो पूरे रूम में देखने लगी। तभी वांग जी बाथरूम से बाहर आए और उन्होंने कहा, माँ मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर मैडम ने देखा कि वांग जी ने अपने फेस पर अभी उस मेल को रख रखा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ये सुनकर विंग ने कहा, ये मेरा रूम है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम बाहर जा रहे हो या नहीं? इस पर विंग ने कहा, ओ माँ, जब से आप ये आया है आप भूल ही गए हो कि मैं भी आपका बेटा हूँ। ये सुनकर मैडम ने कहा, हाँ हाँ वैसे मेरा एक बेटा आ गया है, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी तुम्हें अपना ऑफिस बहुत प्यारा था ना, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे कपड़ा, तुम्हारा खाना, डिनर, ब्रेकफास्ट सब तुम्हारे ऑफिस में ही पहुँचा दूंगी। ओके, तुम जाओ, तुम जा सकते हो, अभी के भी निकलो। ये सुनकर विंग ने डिसबिलीफ में मैडम की तरफ देखा और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था और वो रूम के बाहर चला गया। जैसे वो रूम के बाहर गया, मैडम ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी अब तुम अपना वेल हटा सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और उसने अपना वेल हटा लिया और वांग जी ने एक वाइट शर्ट और पैंट पहन रखी थी, उसके बाल भी गीले थे। वांग जी ने अपने टॉवल को उठाया और वो बालों को साफ कर सुखाने लगा। ये सुनकर मैडम ने कहा, तो तुम तैयार हो, अब नीचे चलो और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मम्मी। ये सुनकर मैडम ने कहा, ओ कोई बात नहीं। ये बोलकर उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। अब वो जब तक वांग जी ने अपना बैग पैक नहीं किया, उसने खुद को तैयार नहीं किया, तब तक मैडम भी वहीं थी क्योंकि उसे अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब वांग जी तैयार हो गया तो मैडम ने फिर से उस वेल को रखा क्योंकि विंग अभी बाहर ही होगा। अब वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, मैडम ने वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था ताकि वांग जी गिरे नहीं, क्योंकि वांग जी और विंग का जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पर था, इसीलिए। और फाइनली मैडम यू वांग जी को लेकर नीचे आ चुकी थी, जहाँ पर फेंग मियान ऑलरेडी बैठे हुए थे। उन्होंने जब वांग जी को देखा और उन्होंने चारों तरफ देखा तो फेंग वहाँ पर नहीं था, तो उन्होंने वांग जी के जो वेल था उसको हटा दिया और उन्होंने फेंग मियान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी। इस सुनकर वांग जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। इस पर मैडम ने कहा, वांग जी तुम जल्दी नाश्ता करो, वैसे भी तुम लेट होने वाले हो, क्या टाइम हो चुका है? 9:15 हो चुके हैं, जल्दी खाओ, तुम्हें जल्दी कॉलेज निकलना होगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर ठीक है ना, वैसे भी आज वो कॉलेज नया है और दिन नया है, तो मैं जल्दी जाऊँ, मैं कैंटीन में कर लूँगा ब्रेकफास्ट। ये सुनकर मैडम ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम ब्रेकफास्ट यहीं पर करोगे, किसी भी कैंटीन में करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा लंच भी मैंने बनवा दिया है, तुम लंच भी घर से लेकर जाओगे और बिना ब्रेकफास्ट करे तुम यहाँ पर नहीं जाओगे। वांग जी इस घर के कुछ रूल्स हैं वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये सुनकर वांग जी ने मैडम की तरफ देखा। कल से तो मैडम बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी और अब मैडम के फेस पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो। मैडम ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पहला रूल, तुम जितना लेट हो उतना उठ सकते हो, वैसे भी यूनिवर्सिटी वालों से मैं बात कर लूँगी, लेकिन अपनी नींद कभी भी आधी नहीं रखनी है। दूसरी बात, हमेशा कहीं भी जाओगे ब्रेकफास्ट कर कर जाओगे, अगर ब्रेकफास्ट किया नहीं तो पैक करके लेकर जाओगे और बाहर जाकर खाओगे, लेकिन बार बार कुछ भी नहीं खाओगे। तीसरी बात, कभी भी अपना लंच मिस नहीं करोगे और कॉलेज के बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, तुम फ्री हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर केज में रह रहे हो। और लेकिन रोज़ सुबह हमें एक एक गुड मॉर्निंग किस देनी है, हमारा ख्याल रखना है एंड मेरे साथ खूब सारी बातें करनी है। वैसे भी इन दोनों वेज के बीच में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। ये सुनकर वांग जी ने मैडम की तरफ देखा, उससे लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन से रूल्स हैं, लेकिन ये सारे रूल तो उसी के फायदे के हैं। तो इसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल जाती है, तब मैडम को करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मम्मी, ये बेस्ट रूल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे रूल्स हर घर में हो। ये बोलकर मैडम भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है ब्रेकफास्ट करो, लेट हो जाओगे। इस पर वांग जी ने ब्रेकफास्ट किया और वो जाने ही वाला था, लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो तुम? और ये आवाज़ सुनने के साथ ही वो लोग रुक गए और मैडम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो जंगल में तपस्या करने जा रहा है। ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये ऐसे कपड़े पहनकर और ये बैग पैक लेकर कौन तपस्या करने जाता है माँ? ये सुनकर मैडम ने कहा, तो ये सवाल पूछने वाले तुम बेवकूफ़ हो या नहीं? वो कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है और कहाँ जाएगा? ये सुनकर विंग ने कहा, वो कॉलेज नहीं जा सकता। ये सुनकर वांग जी अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया। वही मैडम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और वो कॉलेज क्यों नहीं जा सकता? इस पर विंग ने कहा,
क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और उसे मेरी परमिशन लेनी चाहिए। तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, तुम्हें समझ में आया? ये सुनकर वांग जी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। उसने अपने वेल को फिर से अपने फेस पर रखा। उसने जैसे मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विभूषण बहुत हो रहा है तुम्हारा। वैसे भी मैंने उससे वादा किया था कि वो शादी के बाद पढ़ाई करेगा। तुम्हें क्या मतलब है वो पढ़ने जा रहा है या नहीं? तुम्हें वैसे भी उससे कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर वीम ने कहा, वो मेरा हस्बैंड है और मैं बोल रहा हूँ कि वो पढ़ने नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। और तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, चुपचाप रूम के अंदर जाओ। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे और अब रोते हुए रूम के अंदर जा चुका था। मैंने जब ये देखा तो उसने वीम की तरफ देखते हुए कहा, रुला दिया ना उसको तुम। फिर मैम तुमने सही कहा था, मुझे इसकी शादी उससे करवानी ही नहीं चाहिए थी। वो कोई और बेस्ट डिजर्व करता है। मुझे लगता है चेंग की शादी मुझे उससे करवा देनी चाहिए थी। वैसे भी उसके ग्रैंडफादर ने बस ये वादा किया था ना कि किसी एक वी से उसकी शादी करवानी है, तो मुझे लगता है चेंग से उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। लेकिन चिंता मत करो, अभी तक कोई भी कुछ भी देर नहीं हुई है, इन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं है एंड शादी करी तो हुई है। फिर मैम अभी शादी तोड़ने का बंदोबस्त करो। मैं नहीं चाहता कि वांग जी को और ज़्यादा हर्ट हो। ये सुनकर विंग ने शौक होकर मैडम की तरफ देखा। लेकिन वो विंग जो शादी करना नहीं चाहता था, अब वो पता नहीं क्यों पर शादी तोड़ना नहीं चाहता। उसने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, फालतू के नाटक करने की जरूरत नहीं है, वो उसे मैं कॉलेज लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम उसे कैसे कॉलेज लेकर जा सकते हो? तुम्हारे सामने अपना फेस तक नहीं दिखा सकता तुम्हें, वो क्या सारा दिन वेल में रहेगा? ये सुनकर विंग ने कहा, अब ये आप पर है कि आपको उसे कॉलेज भेजना है या नहीं। अगर वो कॉलेज जाएगा तो मैं उसे छोड़ने जाऊंगा और मैं उसे लेने जाऊंगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए। ये सुनकर मैडम ने घूर कर विंग की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो वांग जी को लेने के लिए चली गई थी और थोड़ी देर बाद वांग जी वापस भी आ चुका था और वो फाइनली गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था और विंग भी वहाँ पर आ चुका था। वांग जी ने गेट ओपन किया और वो पीछे बैठने वाला था, लेकिन तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर लगता हूँ? इसने वांग जी ने नाम अपना सिर हिलाया। तो तुम पीछे क्यों बैठ रहे हो? चुपचाप आकर आगे बैठो। इस पर वांग जी ने फिर से नोट किया और वो आकर आकर आगे बैठ चुका था। वही विंग ने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वांग जी अपने बैग में से कुछ निकाल कर खा रहा था और ये फील होने के साथ ही विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ब्रेकफास्ट से तुम्हारा पेट नहीं भरा और तुम खा क्या रहे हो? इसमें वांग जी ने कहा, उसके मुंह में अभी भी कुछ था, वो क्या है ना, मैं लेट होने वाला था इसलिए मैंने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया। वांग जी की आधी बातें ही विंग को समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, पहले खा लो। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद वो फाइनली कॉलेज पहुंच चुके थे। जिससे कॉलेज आया वांग जी तुरंत उतरने वाला था, लेकिन तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा। वो तुरंत दूर ही थे। वांग जी ने चौंक कर विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मैरिड हो, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तो मेरे ऊपर चीट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और वही वांग जी चौंक कर विंग की तरफ देख रहा था। इस इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कल से जिस तरह से उससे बात कर रहा है वांग जी को ये लग रहा है कि उससे शादी नहीं करना चाहता, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो किसी और से बात करे या नहीं। लेकिन उसने अपने हाथ को विंग से हाथ से छुड़ाया और वो बाहर निकल चुका था। जैसे वो बाहर निकला उसने अपने उस वेल को हटाया और बैग में रखते हुए कहा, हाँ अब जाकर आज़ादी मिली। ये वेल पता नहीं कब तक मुझे और सिर्फ बांधना पड़ेगा। ये बोलकर वो बिना विंग की गाड़ी की तरफ देखा, कॉलेज के अंदर जा चुका था। वही विंग भी बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा जब तक वांग जी कॉलेज के अंदर नहीं चला गया और फिर वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए जा चुका था। वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का डोर ओपन हुआ और वहाँ से यांग जी अंदर आए। यांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम ना तो मेरे मैसेज देख रहे हो, ना ही मेरे फ़ोन उठा रहे हो। तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या तुम्हें एकदम तुम्हारे हस्बैंड से प्यार हो गया? ये सुनकर विंग ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पागल सी बात मत करो यांग जी, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं है कि कोई बिना नौके मेरे ऑफिस में आए। ये सुनकर यांग जी ने कहा, मैं आऊँगी, पहले मेरी बात का जवाब दो। तुमने मना किया था ना कि तुम कभी शादी नहीं करोगे, तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सारी ज़िंदगी बस कुंवारे रहोगे, तो फिर तुमने शादी कैसे कर ली? और अगर तुम शादी करने से तो मुझ में क्या प्रॉब्लम थी? इतने दिनों से तुम मुझे यूज़ कर रहे थे, अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा था, और अब इस पर विंग ने यांग की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ दुनिया के लिए थी और ये भी बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। समझ में मुझे तुम पागल समझने की कोशिश मत क्या करो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है या नहीं, और फ़ायदे में मैंने तुम्हारा क्या उठाया? मैंने तुम्हें आज तक टच किया?
तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, या फिर हम दोनों उस लेवल तक चले गए हमारे रिलेशनशिप में। तुम मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए थी ताकि मैं अपनी माँ के रिश्तों से शांत रह सकूँ, ताकि कोई मुझे मेरे लिए रिश्ता नहीं लेकर आए, या फिर कोई मुझे खुद उन्हें मुझ पर थोपने की कोशिश नहीं करे। तुम बस इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड थी, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। इसके अलावा एक एम्प्लॉय और एक बॉस होने के अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझे फालतू के आर्गुमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब से तुम मुझे ना तो मेरे ऑफिस में चाहिए और ना ही अपनी लाइफ में। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर यांग जी ने कहा, ओह, तो अब तुम्हें अपने हस्बैंड से इतना प्यार हो गया कि तुम मुझे अपने आसपास भी नहीं देख सकते। तुम तो सिर्फ मेरे हो यूशन, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहते हो। अगर मैंने भी हमारी सच्चाई नहीं बता दी ना, तो मेरा नाम भी यांगजी नहीं। मैं सुनकर यांगजी वहाँ से जा चुकी थी, और विंग घूर कर यांगजी की तरफ देख रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको किसी का गिल्ट नहीं है। उसने किसी के ऊपर चीट नहीं किया है। पहले तो उसे शादी करनी ही नहीं थी, वो उम्र भर ही सिंगल रहना चाहता था। और यांगजी को उसने गर्लफ्रेंड इसीलिए बनाया था ताकि अगर कोई अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी उससे करवाने की कोशिश करे, तो उन्होंने कह सके कि उसके पास गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा उसका यांगजी से कोई भी रिश्ता नहीं है। उसने आज तक यांगजी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं है। वो तो बस यांगजी उसकी फ्रेंड है कॉलेज के साथ, कॉलेज से उसके साथ पढ़ते आई, इसलिए उसे यही ऑप्शन दिखा। लेकिन उसे कोई गिल्ट नहीं कि उसने किसी के ऊपर चीट किया है, क्योंकि उसने किसी के ऊपर चीट नहीं किया। लेकिन अगर अब शादी के बाद भी वो यांगजी को रिश्ता रखेगा, भले ही वो झूठी गर्लफ्रेंड का ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसके हस्बैंड के ऊपर चीट करने वाली बात होगी। लेकिन उसे क्यों फ़र्क पड़ता है कि वो उसे चीट करे या नहीं करे? वो ये तो चाहता है कि वो वांग को परेशान करे और वांग जी छोड़ कर चले जाए। हाँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बोलकर विंग अपने फेस के ऊपर अपने हाथों को फेरता है। अभी तक उसने वांग जी का फेस तक नहीं देखा था। तभी वो ना तो वांग जी के पास किसी को महसूस कर पाता है, क्योंकि ये चीज़ कल उसने फील कर ली थी जब वांग जी ने न्यूसांग को हक किया था। और कोई उसके हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहे, ये भी उसे नहीं पसंद। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। आज तो उसका काम में भी दिमाग नहीं लग रहा, वो बस वांग जी के बारे में सोच रहा है। अब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उसे खुद ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो उसे किसी भी तरह वांग जी के उस फेस को देखना है। आखिर ऐसा क्या है उसके फेस में जो उस छुपा रखा है। उस दिन भी विंग ने वही काम किया जो वो रोज़ करता है। हालांकि उसका काम में मन लग नहीं रहा था। वांग जी भी कॉलेज गया था, उसके बाद वो वापस आ चुका था और वो वेडमियो के साथ गप्पे लड़ा रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। इस बीच में विंग का जो मूड था वो वांग जी को लेकर यही था, लेकिन इस बीच में वांग जी ने भी विंग को बहुत परेशान किया था। वो कुछ बातें तो वो जानबूझकर करता था, लेकिन कुछ बातें वो इनोसेंटली भी कर देता था, जिससे भी विंग को गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर भी न तो वांग जी पर चिल्ला पाता था, न ही उसे टच तक कर पाता था। उसने तो सोचा था कि वो वांग जी पर चिल्लाएगा, उसको हर्ट फल मतलब उसे ऐसे शब्द कहेगा जिससे वांग जी को हर्ट हो। लेकिन अब जब वांग जी उसके सामने है तो कुछ कह ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। लेकिन फाइनली आज वो दिन था जब वांग जी के फेस से वो वे लिखने वाला था उसके सामने से। मैडम यू और फिंग मैंने तो देख ही रखा था, और आज फाइनली वांग जी था विंग को अपना फेस दिखा सकता था। विंग जो कि वांग जी के पास सोया था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। उसे कुछ करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ तो कर रहा, उसे बस कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा, और सामने एक पर्सन था जो शायद अपने बैग में कुछ पैक कर रहा था। उसकी पीठ विंग की तरफ थी, और कहीं ना कहीं ये वांग जी हो सकता है, क्योंकि उनके रूम में सिर्फ वो 2 ही आ सकते हैं। फिर मैडम रुकाने की इजाज़त है और कोई उसके रूम में नहीं आ सकता। वांग जी ने अपने बैग को पैक किया और वो घूमा, और जैसे ही वो घूमा, विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा, विंग अपनी जगह पर ही बस स्टंट रह गया। और वांग जी भी एक पल के लिए विंग को ही देखने लगा, क्योंकि पहली बार था जब वांग जी ने भी विंग को सामने देखा था। और विंग ने तो वांग जी को पहली बार ही देखा था, क्योंकि विंग ने ऐसा नहीं था कि वांग जी कभी बिजनेस पार्टीज में नहीं गया, वो गया था, लेकिन कभी विंग ने वांग जी पर ध्यान नहीं दिया, नहीं उसे देखने की कोशिश की। लेकिन वांग जी ने कई बार देखा है, एक झलक से ही उसने विंग की देखी है। लेकिन अब जब वो विंग को अपने सामने देख रहा है, तो पता नहीं क्यों वो खुद भी अपनी आंखें विंग के ऊपर से हटा नहीं पा रहा है। विंग भी बस एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। विंग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इंसान जिसे वो बदसूरत समझता है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। वांग जी अभी भी शावर लेकर आया था, इसलिए उसका फेस भी हल्का सा रेड था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो चीक्स थे उस पर ब्लश आ रहा हो।
उसके बाल भी अभी गीले ही थे और उससे पानी की बूंदें उसकी चीक्स पर गिर रही थी। साथ ही उसके जो लिप्स थे वो भी गुलाब की तरह बिल्कुल रेड थे और प्लम्प लग रहे थे। विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी के शर्ट्स के जो ऊपर के 2 बटन्स थे वो ओपन थे एंड वांग जी कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देख रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट था कि विंग बस अभी वांग जी को उन चीक्स को स्क्वीज़ करना चाहता है और वांग जी को एक हक करना चाहता है, वो भी इतना ज़्यादा टाइट कि वांग जी बस उसके अंदर समझ जाए। और विंग ने जब अपने ही थॉट्स के ऊपर सोचा तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे तो पसंद नहीं था ना, लेकिन ये कितना ब्यूटीफुल है, मैंने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल पर्सन कभी नहीं देखा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वही वांग जी जो विंग की तरफ ही देखे जा रहा था, उसने भी विंग को इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा। उसकी खुद की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी एंड वो खुद अपनी नज़र विंग पर से नहीं उठा पा रहा था। वो सांग ने सही कहा था, इस इंसान को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि 30 साल का है, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये यही वांग जी सोच रहा था, लेकिन तभी मैडम की आवाज़ उसे सुनाई दी, वांग जी बेबी तुम उठ गए। ये सुनकर वांग जी होश में आए और उसने तुरंत उसने डोर को ओपन किया और मैडम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं उठ गया, बस मैं अपने बालों को कॉम्ब करके नीचे आ रहा हूँ। ये सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम तो कहते थे कि तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ तो तुम जल्दी उठ जाते हो, क्या बात है वांग जी, क्या तुम्हें नींद नहीं आती या फिर विंग तुम्हें परेशान कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने मैडम ने विंग की तरफ देखा जो अभी भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि कॉलेज नया है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन जल्दी चले जाऊँ ताकि मैं कॉलेज को समझ सकूँ और कुछ नए दोस्त बना सकूँ ताकि मुझे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, वैसे भी जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें कॉलेज के लिए आज मैं खुद छोड़ दूँगी, मुझे उधर ही जाना है। ये सुनकर वांगी ने बस नोट किया। उसके बाद मैडम ने वहाँ जाते उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, स्लीपी हेड उठ जाओ, कब से सो रहे हो। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा पर विंग ने उसे इग्नोर किया। मैडम भी वहाँ से जा चुकी थी। वहीं वांग जी अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। विंग खड़ा हुआ, वो विंग वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था और वांग जी ने जब ऐसे अचानक विंग की प्रेजेंस अपने पीछे फील की तो उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने हैं। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ उस कॉलेज में जिसमें मैं पहले पढ़ता था वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन ये कॉलेज नया है तो यहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए दोस्त कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नए दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कॉलेज जाओगे, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, तुम दोस्त बनाने के लिए नहीं जाते हो, समझ में आया तुम्हें। और अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, पर क्यों, कॉलेज में तो सभी फ्रेंड्स बनाते हैं, अगर मैं बना लूँगा तो क्या हो गया। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। जब तक बढ़ा तब तक कि वांग जी उस ड्रेसिंग टेबल से टकराने ही गया और विंग बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। वांग जी विंग के जो सांसें तो अपने फेस पर फेल कर पा रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई क्या करता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे, तुम कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें टच करे या फिर कोई तुम्हें उस तरह से देखे। तुम मेरे हस्बैंड हो तो मेरा हक है तुम पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, समझ में आया तुम्हें। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी क्या को में थोड़ा सा डर भी था, डिसअपॉइंटमेंट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे विंग की पॉजिटिवनेस पसंद आ रही थी। उस आज से पहले वांग जी कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा और उसने कई कपल्स देखे हैं, लेकिन आज जब वो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है उसे अजीब सा थ्रिल अपने अंदर फील हो रहा है, क्योंकि विंग का जो वो पॉजिटिव नेचर था उसमें विंग और ज़्यादा हॉट लग रहा था। ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी अपने मन में सोच रहा था और ये सोचते सोचते कब उसके ईयर्स पिंक हो गए उसे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। तभी उन्हें फिर से नीचे से मैडम की आवाज़ सुनाई देती है और वांग जैसे ही मैडम की आवाज़ सुनता है वो तुरंत विंग को पुश करता है, अपना बैग उठाता है और वो बस बिना पीछे देखे बाहर की तरफ चला जाता है। वही विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने वांग जी को जाते हुए फिगर की तरफ देखते हुए कहा, तुम किसी के नहीं हो सकते, तुम किसी को दोस्त नहीं बनाओगे, तुम सिर्फ मेरे हो लेनवांग जी, तुम मेरे हस्बैंड हो, किसी को हक नहीं है तुम्हारे इस फेस को टच करने का, तुम्हारे
बॉडी को टच करने का सिर्फ मेरा हक है और इसका मैं ध्यान अच्छी तरह से रखूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। ये चीज़ विंग को भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो वांग जी से बस ऑब्सेस्ड है, पॉजेसिव है या फिर कुछ और फीलिंग्स है उसके दिल में, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। जब वो तैयार होकर नीचे गया तो उसने देखा कि वांग जी ब्रेकफास्ट कर चुका है और मैडम के साथ बाहर जा रहा है। तभी वो इससे पहले कुछ कह पाता, मैडम वांग जी को लेकर जा चुकी थी और यही देखकर उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। तभी जियांग फेंग मैन वहाँ पर आए और उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनकर विंग ने फेंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है पापा? इस पर फेंग मैन ने कहा, तुमने वांग जी को फ्रेंड्स बनाने से मना किया है, आखिर तुम चाहते क्या हो उससे? इस पर विंग ने कहा, मैंने बस इसलिए मना किया है क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर फेंग मियान ने कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसे फ्रेंड्स बनाने से रोकोगे, तुम तो उसे केज करना चाहते हो? ऐसा नहीं चलेगा विंग, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैमिली में हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है और तुम उस पर अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकते। इस पर विंग ने फेंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी हमारी फैमिली में की जाती है, बस मेरी रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका अलग है और ये बात आप भी जानते हो डैड। ये सुनकर फेंग मैन ने कहा, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन विंग, तुम जितना उसके साथ रूड बिहेव करोगे वो तुमसे उतना दूर जाएगा। जितना तुम उससे गुस्से से बात करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना फ्री होने की कोशिश करेगा। और वो भी एडल्ट है, वो भी 18 साल का हुआ है, तो तुम्हें क्या डर है कि वो बाहर फ्रेंड्स बनाएगा तो वो तुम्हें धोखा देगा? तुम्हें तो इससे वैसे भी इससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना, तो अब तुम उसे फ्रेंड्स बनाने से क्यों रोक रहे हो? ये सुनकर विंग ने फेंग मियान की तरफ देखते हुए कहा, या फिर फेंग मियान ने विंग की तरफ देखा और कहा, या फिर तुम्हें डर है कि वो बाहर किसी से प्यार करता है इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आता? क्योंकि मैंने इन 3-4 दिनों में देख लिया है कि वांग जी तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। ये सुनकर विंग ने घूर कर अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें और वांग जी को भी मैं इतने दिनों में जान चुका हूँ, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। तो विंग, अगर तुम वांग जी को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो उसे अपने पास रखो, उससे ठीक से बात करो, उससे दिखाओ कि तुम उसके लिए केयर करते हो, तब जाकर वांग जी तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारे पास रहेगा। नहीं तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसे बस कैद करना चाहते हो और फ्री होने के लिए वो बाहर जाकर फ्रेंड्स बनाएगा। तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि उससे ठीक से बात करो। अगर तुम उससे प्यार भी करते हो तो उसे ठीक से एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। ये सुनकर विंग ने तुरंत फेंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर फेंग मैन ने कहा, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम उसे कितना प्यार करते हो या नहीं करते। ये सुनकर फेंग मियान वहाँ से बस जा चुके थे और विंग के दिमाग में अभी भी वही बातें गूंज रही थी, अगर तुमने उसे बांध कर रखा तो वो बाहर किसी को ढूंढेगा जिसका ख्याल रख सके। विंग, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वांग जी को खोना चाहते हो या नहीं। ये बातें विंग के दिमाग में बस गूंजी जा रही थी और उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को बिछते हुए कहा, वो बाहर किसी से कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी को फ्रेंड्स बनाएगा, वो सिर्फ मेरा है। हाँ, प्यार करता हूँ मैं उससे, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरा रहेगा, मैं किसी और का उसे नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। लेन वांग जी, तुम सिर्फ विभूषण को हो और तुम इसे मेरा पागलपन समझो, मेरा ऑब्सेशन समझो, मेरा पोजेशन समझो, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। और ये बोलकर विंग भी वहाँ से निकल जाता है। वो मैडम यू वांग जी की गाड़ी का पीछा कर रहा था। वांग जी जब उतरा तो विंग ने देखा कि बहुत सारे जो 2-3 फ्रेंड्स थे वांग जी के कॉलेज के, शायद बने होंगे नहीं, वही वांग जी के पास आए थे और मैडम भी ये सब मुस्कुरा कर देख रही थी। वो लोग वांग से बात कर रहे थे, कुछ लोग तो वांग जी को टच कर रहे थे। मैंने दोस्ती में होता है कि एक पर्सन का हाथ वांग जी के शोल्डर के अराउंड था एंड एक पर्सन वांग जी के बालों को रफल कर रहा था। तो ये सब विंग के लिए बहुत ज़्यादा था। उसकी पकड़ अपने स्टीयरिंग व्हील पर बहुत टाइट थी, इतनी टाइट कि उसके हाथों में निशान पड़ रहे थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सब उसे पहली बार फील हो रहा है और इतनी जेलसी उसके अंदर है। वो बस अभी वांग जी को खींच कर अपनी कार में लेना चाहता है और उसे तब तक किस करना चाहता है, तब तक कि वांग जी को रियलाइज़ नहीं हो जाए कि वो किससे बिलोंग करता है। लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वांग जी को पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो उनके रूम में मिलेगी और विंग ये मेक श्योर करेगा। ये बोलकर, यही सोचकर जब तक कि वांग जी कॉलेज के अंदर नहीं चला गया, तब तक विंग अपनी जगह पर खड़ा रहा। और फिर मैडम के जाने के बाद वो भी वहाँ से जा चुका था। जब वो अपने
ऑफिस में पहुंचा तो उसने तुरंत यूबिन को अंदर बुलाया और यूबिन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बॉस आपने मुझे बुलाया? यह सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, मुझे वांग जी की कॉलेज की सारी डिटेल्स चाहिए, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, वो क्या पढ़ता है, मुझे वो सब कुछ चाहिए। ये सुनकर वेनिंग ने कहा, पर बॉस आपको, वो तो आपका हस्बैंड है ना, तो आपको इस बारे में पता होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, जितना कहा जाए उतना ही काम करो वेनिंग, एंड 2-3 गार्ड्स को वांग जी पर नज़र रखने के लिए कह दो, लेकिन इस बात का पता वांग जी को नहीं चलना चाहिए। मैं बस उसे प्रोटेक्ट देखना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे बहुत सारे बिजनेस राइवल्स हैं और अब जब सबको पता है कि वांग जी मेरा हस्बैंड है तो उस पर हमले भी हो सकते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि उन पर नज़र रखो। ये सुनकर वेनिंग ने कहा, लेकिन ये तो उसकी प्राइवेसी में दखल होगा ना, फिर अगर उसे पता चला तो वो गुस्सा करेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, और कौन बताएगा उसे, तुम बताओगे या फिर वो बॉडीगार्ड बताएंगे जिस पर नज़र रखते हैं? उसे इस बात का पता कभी नहीं चलेगा। समझ में आया तुम्हें? और अगर तुमने उसे बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो मैंने कहा है वो करो। ये सुनकर वेनिंग ने नोट किया और उसके बाद उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बॉस सुबह मिस यांगजी यहाँ पर आई थी, वो आपसे मिलना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो आपको मिलने के लिए आपके घर चली जाएगी। यह सुनकर विंग ने अपने सिर पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, आज के बाद यांगजी कुछ भी कहे, उसे यहाँ आने की परमिशन नहीं है। जब तक मैं तुम्हें नहीं कह देता वो मेरे ऑफिस में आने भी नहीं चाहिए, और उसे वांग जी से दूर रखो। वांग जी को इतनी सी भी भनक नहीं होनी चाहिए कि यांगजी कौन है। ये सुनकर वेनिंग ने नोट किया और वो वहाँ से जा चुका था। वहीं विंग ने अपनी फिंगर को उस टेबल पर टैप करते हुए कहा, वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यांगजी के दिमाग में क्या चलता है। यांगजी को मैं नहीं चाहता कि वांग जी को कोई भी गलतफहमी हो। वैसे भी अभी वो मुझे एक रूड पर्सन की तरह देखता है, और पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे गलतफहमी हो, और भी अननेसेसरी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और पर मुझे उस यांग जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कब वांग जी को क्या बताएगी। इसलिए गार्ड्स का वांग जी के साथ रहना ज़रूरी है, ताकि कोई भी यांग जी को वांग जी के पास नहीं जाने दे सके। ये बोलकर विंग अपना काम करने लगता है। और आज विंग, वैसे तो विंग 9-10 बजे तक अपने घर ही नहीं जाता, लेकिन आज विंग शाम के 5 बजे तक अपने घर जा चुका था। और जैसे ही मैडम ने विंग को देखा, उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, आज कौन आया है, वो भी इतनी जल्दी। फेंगमैन, आरती की थाली लेकर आओ, हमारा बेटा आज इतनी जल्दी ऑफिस से घर आया है। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, माँ हम नाटक करते हुए थकती नहीं हो? ये सुनकर मैडम ने स्प्रे करते हुए कहा, और तुम झूठ बोलते हुए नहीं सकते हो, तुम ये चीज़ मान कर नहीं रहते कि तुम वांग जी से प्यार करने लगे हो, तुम उसके लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हो। मैंने तुमसे कहा था कि वेट एंड वॉच, उसका फेस देखने का इंतज़ार करो, पर जहाँ तक मुझे लगता है फेस देखने के पहले ही मैं क्या कहना चाहती हूँ वो तुम समझ रहे हो ना विंग? ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ घूर कर देखा। फेंग मियान ने आते हुए कहा, यू, मैंने सुना था कि वांग जी के आज नए दोस्त बने हैं। ये सुनकर मैडम ने नोट करते हुए कहा, आज वांग जी जब आया था कॉलेज से तो मुझे बता रहा था कि आज उसके बहुत सारे नए दोस्त बने हैं और आज वो खुश भी हैं। ये सुनकर फेंग मियान ने कहा, हाँ अच्छी बात है, बेचारा वो अकेला घर में, तो उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा, उसकी उम्र का कोई होगा तो उसे अच्छा लगेगा। जैसे मैडम ने कहा, हाँ इसलिए तो मैंने उसे कहा कि वो फ्रेंड्स बना सकता है। और ये सुनकर इधर विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसकी आंखों में से खून उतर रहा था। वो तुरंत उन दोनों को इग्नोर करता हुआ अपने रूम में चला गया। जैसे ही वो रूम में गया वो चिल्लाने वाला था, लेकिन सामने वाली साइड को देखकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने बहुत ही धीरे से रूम का डोर बंद किया, क्योंकि सामने वांग जी सो रहा था। वांग जी का फेस अभी बहुत शांत लग रहा था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी के जो कुछ बाल थे वो उसके फोrehead पर आ रहे थे। उन हेयर्स को विंग वांग जी के पास बहुत ही शांत से गया, उसने अपने बूट्स की आवाज़ नहीं होने दी। वो जाकर उस बेड पर बैठ गया और उसने वांग जी के उन हेयर्स को उसके कान के पीछे टक किया और उसके फेस को देखने लगा। वांग जी बहुत शांत लग रहा था। अभी शाम हो चुकी थी, तो सूरज की जो किरणें थी वांग जी के फेस पर पड़ रही थी, तो वांग जी को का लुक और ज़्यादा इथरने लग रहा था। और ये देखकर विंग पता नहीं क्यों बस वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने वांग जी की आंखों की तरफ देखा जो कि बंद थी, फिर उसने उसकी नोज़ की तरफ देखा और फाइनली उसकी जो नज़र थी वो वांग जी की लिप्स पर आकर रुक चुकी थी। और बहुत देर तक देखने के बाद फाइनली विंग को तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो धीरे से झुका और उसने वांग जी की लिप्स पर अपने लिप्स को रखा। और
वो उसने बस सोचा था कि वो बस एक पैक करके हट जाएगा, लेकिन जैसे उसने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखा, वो अपने लिप्स को हटा ही नहीं पाया और वो विंग जो सिर्फ पैक करने वाला था, धीरे धीरे वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगा। और वांग जी के लिप्स सो रहा था तो बंद थे, लेकिन विंग वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, दोनों को, कभी बॉटम लिप को सक करता, कभी ऊपर लिप को। वहीं वांग जी जो कि नींद में था, उसे अपने लिप्स पर कुछ तो फील हो रहा था, तो इसीलिए उसे थोड़ा स्ट्रेंज भी फील हो रहा था। लेकिन विंग किस करने के बहाने कब धीरे धीरे उसके दोनों पैर वांग जी के ऊपर आ गए और उसने वांग जी के उन हाथों को जो विंग के फेस को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी नींद में था और उसे अपने लिप्स पर टिकलिंग फील हो रही थी, इसलिए वो विंग की फेस को हटाना चाहता था। लेकिन विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया और उसने वांग जी की चिन को पकड़ा और उसके लिप्स को थोड़ा सा ओपन किया और अब वो उसे फिर से किस करने लगा। विंग जैसे वांग जी के लिप्स का एडिक्ट हो चुका था, वो बस उसे किस कर रहा था। वही वांग जी जो कि थोड़ी कॉलेज से तो आया ही था और वो मैडम के साथ बातें कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए आकर वो सो गया था। लेकिन जब उसने फील किया कि कोई उसे किस कर रहा है, तो पहले तो वांग जी को कुछ उसे लगा कि वो शायद सपना ही देख रहा है, लेकिन अब उसे सफोकेशन फील हो रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने अपने आंखों को धीरे धीरे ओपन किया। लेकिन जैसे उसने ओपन किया और उसने अपने फेस सामने विंग के फेस की तरफ देखा, जो जिसकी आंखें बंद थी और वो बस वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था। ये फील होने के साथ ही वांग जी ने अपने फेस को मूव करने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसे और ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया और उसे किस करने लगा। अब वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो और ज़्यादा अपने फेस को हिलाने लगा और अब विंग को भी शायद रियलाइज़ हो गया था, तो इसीलिए उसने वांग जी लिप्स को छोड़ दिया। वांग जी ने गहरी सांसें लेते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम क्या क्या कर रहे हो, मुझे क्या मारना चाहते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसने अपने एक हाथ से तो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़े रखा था, फिर उसने अपने दूसरे हाथ से वांग जी की लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट एंड डिलीशियस है, मैं इन्हें बस किस करना चाहता हूँ। एंड बेबी बॉय, मैंने तुमसे मना किया था कि मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हारे आसपास आए, मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें टच करे, लेकिन सुबह तुम्हें बहुत सारे लोग टच कर रहे थे और मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे इस चीज़ का पता चला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर और फिर से वांग जी किस करने लगता है। थोड़ी देर तक तो वांग जी स्ट्रगल करता है, लेकिन कब वो उस किस को एंजॉय करने लगता है उसे खुद पता नहीं चलता, और कब जब वो अपने हाथों को विंग के हाथों से चुराने की कोशिश कर रहा था और कब वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे रुक गया, वांग जी खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ, कब वो विंग को खुद किस करने लगा उसे भी रियलाइज़ नहीं हुआ। और जब विंग को ये फील हुआ कि वांग जी से किस कर रहा है, तो अब उसने उसके हाथों को छोड़ दिया और अब वो उसने वांग जी के फेस को ठीक से पकड़ा और फिर से उसे अब की बार ओपन माउथ किस करने लगा। दोनों की ही टंग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रही थी और वांग के लिप्स के पास से सलाया और नीचे जा रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे को डेस्परेटली बस किस कर रहे थे। वांग जी के हाथ भी विंग के नेक में चले गए थे। विंग ने अभी भी अपने बूट्स पहन रखे थे और वांग जी के ऊपर था। दोनों ही एक दूसरे को डेस्परेटली किस कर रहे थे और जब वांग जी फिर से ब्रेथलेस हो गया तो विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसके नेक पर से वो किस करने लगा। वांग जी के मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जो वांग जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो निकलेगी। और विंग जो वांग जी किस कर रहा था, लेकिन किस करते हुए वांग जी के दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई, अगर वो लोग अभी नहीं रुके तो वांग जी को नहीं पता कि विंग आगे रुकेगा या नहीं, लेकिन अभी वांग जी वो सब नहीं चाहता। विंग अभी उसने विंग को नहीं बताया उसकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में। क्या विंग को जब भी पता चलेगा तो विंग उसे डिस्गस्ट फील करेगा, और अगर बिना बताए उन्होंने वो सब किया और वांग जी नहीं, अगर ये सब हुआ तो वांग जी क्या करेगा, इसलिए उसने विंग के चेस्ट पर अपने हाथ को रखा और उसे दूर किया। यह जब विंग जो वांग जी किस करना एंजॉय कर रहा था, जब उसे फील हुआ कि वांग जी फिर से प्रोटेस्ट करने लगा है, तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है। सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में डर था, लेकिन ये डर विंग के सब करने से नहीं था, कुछ और था जो वांग जी की आंखों में किसी और चीज़ को लेकर डर था। यही देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और विंग का जो फेस जो हमेशा कोल्ड रहता है, उसने वांग जी की तरफ देखा और उसका फेस पहली बार सॉफ्ट हुआ था। उसने वांग जी की चीख को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, क्या तुम ये सब नहीं चाहते थे, तुम इतने डरे हुए क्यों हो।
ये सुनकर वांग जी ने तुरंत नाम अपना सिर लेते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इनफैक्ट मुझे ये सब अच्छा लगा, लेकिन मैं अब वांग जी को रियलाइज़ हुआ था कि उसने क्या कर दिया था। और ये सुनकर तो विंग के फेस पे स्मृत था ये, पर वो देख सकता था कि वांग जी किसी न किसी चीज़ से तो डरा हुआ है। इसलिए वो बेड पर लेट गया और उसने वांग जी को अपनी बाहों में ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये सुनकर वांग जी ने थोड़ी देर तक तो विंग की तरफ देखा और फिर नम अपना सिर लाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। आज कॉलेज में बहुत कुछ हुआ था तो मैं बस थका हुआ हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी सच में थका हुआ लग रहा था। विंग ने वांग जी सिर को सहलाते हुए कहा, अगर तुम थके हो तो सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अपने सिर को उसने विंग की चेस्ट पर रख लिया और कब उसे फिर से नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और ये विंग ने डोर लॉक कर दिया था। जब थोड़ी देर तक तो विंग वांग जी को देख के रहा था, लेकिन वो सोच सकता था कि वांग जी की जगह में डर था। ना तो वो उसके किस करने से था, ना ही थका होने की वजह से था। कुछ तो बात थी। विंग यही सब सोच रहा था, लेकिन अभी उसने लगा कि वांग जी को जब बताना होगा तो वो बता देगा। अब वांग जी विंग टाइम वैसे ही बीत रहा था। विंग और वांग जी का जो रिश्ता था वो अच्छा हो रहा था। जैसा कि विंग के दिमाग में फेंगमैन की वो बातें गूंजती थी कि अगर विंग वांग जी के साथ रूडली बिहेव करेगा, अगर उससे गुस्से से बात करेगा, तो वांग जी किसी और को अपना फ्रेंड बना लेगा। वैसे फेंगमैन बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते थे कि वांग जी ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो विंग के ऊपर चीट नहीं करेगा। वो अपने बेटे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विंग भले कितना ही रूड हो ले, कितना ही दुनिया के लिए कोल्ड हो ले, और वो बता ले कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन विंग ऐसा पर्सन नहीं है जो शादी के पहले ही अपने लिमिट्स क्रॉस कर दे। और यह बात फेंग मैन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब फेंग मैन की बातें विंग के दिमाग में पड़ती है तो उसे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस भी फील होती है, डर भी लगता है कि कहीं फेंग मैन की बातें सच ना हो जाए। इसलिए विंग उस दिन से ही, हालांकि वो पॉजिटिव तो था, वो वांग को कई बातों के लिए रोका करता था, लेकिन फिर उसने कभी रूडली वांग से बात नहीं की। उसकी टोन में वो डोमिनेंस हमेशा रहती थी। और कहीं ना कहीं इस बात से वांग अब डर नहीं लगा करता था, बल्कि वो इस चीज़ को एंजॉय करता था। इसलिए कभी कभी वो जानबूझकर कुछ ऐसा काम करता था ताकि विंग गुस्सा हो। उसे विंग का वो पॉजिटिव नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था। इस बीच में विंग और वांग का रिश्ता था वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। उनके वो किसेस, हग एंड ये सब तो जैसे नॉर्मल हो चुके थे। विंग को जब भी मौका मिलता वो वांग जी को किस करता। और वांग जी थोड़ा सा शाय पर्सन था, वो कभी भी खुद से विंग को किस नहीं किया करता, लेकिन विंग को जब भी मौका मिलता वो कभी कभी तो विंग जो वांग जी को छोड़ने कॉलेज जाया करता था तो कार में भी वांग जी को छोड़ा ही नहीं करता था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी के लिए एम्बेरसिंग भी थी और खुश भी था, क्योंकि धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हो रहा था कि ये पर्सन बस बाहर से कोल्ड दिखता है, अंदर से ये बहुत अच्छा है। और वांग जी इसी अच्छाई के लिए विंग से प्यार करने लगा था। लेकिन अभी भी वो बात उसने विंग को नहीं बताई थी, जिसके बाद वांग जी को नहीं पता था कि विंग उसे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। और अब वांग जी चाहता था कि ये बात उसे विंग को वो बताए, क्योंकि अब वो उसे नहीं छुपा सकता। उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर अब उसने नहीं बताया तो ये विंग के साथ धोखा होगा। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो बताएगा। वैसे भी विंग ने बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, तो उसी के सिलसिले में अब विमेंशन में एक पार्टी होने वाली थी। इसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। वांग ने सोच लिया था कि उस पार्टी के एंड होने के बाद वांग जी विंग को सब कुछ बता देगा, और अगर विंग उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये विंग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वांग जी जानता है जो वो बताने जा रहा है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेगा। इसीलिए आज वो सुबह से थोड़ा सा डरा हुआ भी था और खोया खोया भी रह रहा था। वो सोच रहा था कि उसे कैसे बताने हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग भी नोटिस कर रहा था। इसलिए वांग जब तैयार हो रहा था उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, और इसमें बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा था और साथ ही हैंडसम भी लग रहा था। वही विंग ने जब वांग जी को देखा कि वो खोया खोया लग रहा है तो वो पीछे से आया, उसने वांग जी को बेगा करते हुए कहा, वाइफी तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यह सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो बताना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने ना में अपना सिर लाते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं बस मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट आउट हूँ, नहीं तो मैं ठीक हूँ। यह सुनकर विंग ने वांग जी को अपनी तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखा, और अब की बार उसकी आवाज़ जो थी वो डीप थी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा,
इतने दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ रिंजा, तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं इंतज़ार करूँगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान रहते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुमने अगर मुझे जल्दी नहीं बताया तो फिर मैं उस चीज़ का पता लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं तुम्हें वार्निंग समझ लो, अगर तुमने मुझे टाइम पर नहीं बताया तो मैं इसी का पता भी लगा सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये चीज़ बताओ, तो मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम ये कपड़े पहन कर नीचे जाने वाले हो? ये सुनकर वांग जी ने खुद की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि किनमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं अच्छा नहीं लग रहा? ये सुनकर विंग ने स्मित करते हुए कहा, वही तो प्रॉब्लम है हस्बैंड, तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। वैसे भी आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तुम एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे साइड छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, ये सुनकर विंग ने अब बार वांग विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तुम मुझे पनिश करोगे और वो पनिशमेंट ऐसी होगी कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये बोल उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी के फेस पर एक पाउडर था और विंग की आंखें बड़ी थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम क्या करना चाहते थे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। खुश? ये सुनकर विंग ने स्मित किया। उसकी वाइफ सच में बहुत क्यूट है और पाउडर के साथ तो वांग जी और ज़्यादा क्यूट लगता है। उसने वांग जी वो झुका और उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों ही अपना मेकआउट करना स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तभी मैडम ने पुकारते हुए कहा, विंग, वांग जी तुम अभी लोग बाहर क्यों नहीं आए, इतना कितना तैयार हो रहे हो? ये सुनकर विंग ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ये माँ हमेशा बीच में आती है। पर वांग जी फेस पर स्माइल थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे सेवियर है, उसे पता है कि उनका बेटा कैसा है। ये बोलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर जा चुका था और वांग जी को ऐसे जाते देखकर विंग के फेस पर भी एक स्माइल थी। फाइनली वो लोग पार्टी में पहुँच चुके थे। उनकी जो लाइफ अच्छी जा रही थी, उनका जो प्यार ब्लूम हो रहा था, ये चीज़ उनके लिए तो अच्छी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शांति थी एक तूफान से पहले के आने की, और शायद वो तूफान आ जाने वाला था विंग और वांग जी की लाइफ में। इसीलिए तो वो लोग अभी तक तो खुश थे, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। विंग और वांग जी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। विंग के कई बिजनेस पार्टनर्स जो शादी में नहीं आ सके थे वो भी आए थे और वो भी उन लोगों को कांग्रेस विश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस पार्टी में एक और गेस्ट आया था, वो थी यांग जी, जिसने आज सोच लिया था कि वो आज वांग जी को सच्चाई बता कर रहेगी। फिर वो भी देखती है कि विंग वांग जी को क्या जवाब देता है, क्योंकि वो इस तरह से सबूत लेकर आएगी और इस तरह से सच्चाई बताएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता और वांग जी जरूर विंग को छोड़कर चला जाएगा। वो यही सोच रही थी और वो वांग जी को बस बात करने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन विंग जिसने यांग जी को देख लिया था वो यांग जी को वांग जी के पास आने का एक मौका भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि यांग जी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है वांग जी के पास आने की और वो वांग जी को सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, जो कि जिस सच्चाई में कोई सच्चाई है ही नहीं, इसलिए उसने एक फैसला लिया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और खींच कर उसे वहाँ से बस ले गया। लगभग आधे घंटे के बाद फाइनली वो लोग फिर से पार्टी में आ चुके थे और वांग जी थोड़ा सा अपसेट तो था, लेकिन वो खुश लग रहा था और वो विंग की तरफ देखे जा रहा था। और ये कहीं ना कहीं वांग जी भी देख रही थी कि आधे घंटे के गायब हो चुके थे। उसके बाद फाइनली विंग अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए जा चुका था एंड वांग जी अब अकेला था। इसलिए यांग जी वांग जी के पास आया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस वी? ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें कोल्ड हो गई। यांग जी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने क्या आपके मुंह को पकड़ रखा है, कीजिए ना बात। ये सुनकर यांग जी ने कहा, मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो ठीक है, नहीं करना चाहती तो मैंने कब कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? ये सुनकर यांग जी ने कहा, मेरा मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इस पर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और फिर कहा, उसके बाद वो लोग विमिशन किचन में जा चुके थे। यांग जी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस वी, मैं जानती हूँ अभी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ उससे आपको बहुत हर्ट होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को और नहीं छुपाना चाहती। वो एक्चुअली शायद आपकी शादी से पहले मैं और आपका हस्बैंड विंग एक दूसरे से प्यार किया करते थे और अभी भी करते हैं।
मैं विंग से अभी भी प्यार करता हूँ। वो बस अपनी फैमिली प्रेशर में आकर उसने आपसे शादी की है, नहीं तो वो आपसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखें इस तरह से की थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यांग जी क्या करना चाहती हो। यांग जी ने भी वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये शादी उसने बस फैमिली प्रेशर में आकर की है। वो आपके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें आज़ाद कर दें। आप भी तो चाहते होंगे कि वी खुश रहे। ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा। उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। आज से पहले तो विंग ने कभी यांग जी का जिक्र नहीं किया, और ये लड़की बोल रही कि उससे प्यार करती है। उसने शादी में भी यांग जी को देखा था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो यही सब सोच रहा था। वही यांग जी, जिसने देखा कि वांग जी खोया हुआ है, तो उसे पक्का यकीन हो चुका था कि उसका जो प्लान है वो काम कर रहा है, और अब तो वांग जी ज़रूर भी विंग के राह से चला जाएगा। लेकिन वांग जी यांग जी के सामने है, तो उसने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो आप और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से प्यार किया करते थे, और आप बोल रही हो कि अगर मैं उनकी लाइफ से चला जाऊंगा तो वो खुश रहेंगे। ये सुनकर यांग जी ने बहुत इनोसेंटली नोट किया, पर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आपने सही कहा, मेरे हस्बैंड खुश तो रहेंगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं, वो मेरे साथ खुश रहेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, और मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर यांग जी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देती है, मिस यांग जी, मैंने आपसे मना किया था कि मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यह सुनकर यांग जी ने भी विंग की तरफ देखा। वही वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अभी आधे घंटे पहले जब विंग वांग जी को इस पार्टी से दूर लेकर गया था, वो इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी को किसी और से पता चले, और वो भी झूठी बातें पता चले। वो इतने सा भी नहीं चाहता कि वांग जी को उस पर इतना सा भी शक हो, इसीलिए उसने वांग जी को सारी सच्चाई बता दी कि उसने क्यों यांग जी को अपने नकली गर्लफ्रेंड बना रखा था। और वांग जी को पता, गुस्सा तो आया था, अपसेट तो था, लेकिन विंग की आंखों में सच्चाई थी। और ये बात मैडम यू और फेंग मैन ने भी वांग जी को समझाई थी। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा कैसा भी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड पर कभी चीट नहीं करेगा, और न ही उसने आज दिन तक किया है। इसलिए वांग जी को विंग पर भरोसा था, और इसीलिए उसे अभी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर विंग ने उसे ना बताया होता, और मैडम यू और फेंग मैन ने भी वांग जी को नहीं बताया होता, तो शायद वो यांग जी की बात से अफेक्ट होता। क्योंकि शुरुआत में तो विंग भी शादी नहीं करना चाहता था ना, लेकिन अब जब उसे पता था तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यांग जी जो ये सब करना चाहते थे, विंग ने यांग जी को अपने घर से बाहर फेंका चुका था, और अब उसने लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर अब यांग जी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो विंग से बुरा कोई नहीं होगा। वो पार्टी उसके बाद वैसे ही चली थी। विंग और वांग जी ने पार्टी एंजॉय की, और थोड़ी देर जब वो पार्टी एंड हो गई तो फाइनली सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, और वांग जी भी अपने रूम में था। वांग जी ने शावर ले लिया था, और विंग अब शावर ले रहा था। वांग जी खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने आज सोच लिया था कि वो विंग को सच्चाई बता कर रहेगा। उसके बाद विंग का रिएक्शन क्या होगा ये वांग जी देख लेगा, लेकिन वो विंग को बहुत ज़्यादा धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए उसने सोच लिया था। वांग जी इतना खोया हुआ था कि उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब बाथरूम का डोर ओपन हुआ और विंग बाहर आया। विंग ने बाथरूम पहन रखा था। विंग ने जब देखा कि वांग जी खोया हुआ है तो वो वांग जी के पास गया, उसने बैकअप कर लिया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा क्या हुआ है, तुम सुबह से खोए हुए हो, क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक सीरियसनेस थी, और कहीं ना कहीं विंग को डर लगा, थोड़ा सा विंग को डर लगा कि वांग जी क्या कहने वाला है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं नॉर्मल नहीं हूँ विंग। ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं और मेंस की तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर एक स्पेशलिटी है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं मैं वॉर्म के साथ पैदा हुआ हूँ, मैं बर्थ दे सकता हूँ, और यही मेरी स्पेशलिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें धोखे में रखूँ, और इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें वो स्टेप नहीं लेने दिया, क्योंकि अगर हम दोनों वो करते तो मैं तुम्हें उस वक्त वो सब नहीं बता पाता, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाता और तुम इस चीज़ से डिस्गस्ट फील करते तो
मैं वो सब नहीं सह सकता था, इसलिए मैं चाहता था कि पहले जब हम वो सब करें तो तुम्हें इस चीज़ का पता हो, और इसीलिए मैं परेशान था। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। ये सुनकर विंग थोड़ी देर के लिए चुपचाप था, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप वांग जी को लेके जा रहा था। विंग पूरी तरह से शांत था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, और विंग की चुप्पी का वांग जी अब मतलब निकालने लगा था। उसे लग रहा था कि विंग सच में उससे अब डिस्कस्ट फील करता है। जो पॉजिटिवनेस, जो ऑब्सेशन वांग जी ने अपने लिए विंग की आंखों में देखा था, अब वो शायद नहीं रहेगा। विंग अब उसे अपनी ज़िंदगी में भी नहीं रखेगा। यही सोचकर वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे। वो आंसू कब बनने लगे उसे रियलाइज नहीं हुआ। उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये सब अचानक हुआ है। मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ विंग। तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग शांत था, वो बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि वांग जी को डर लगने लगा था। लेकिन अगले ही पल विंग ने वांग जी के लिप्स को बस कैप्चर कर लिया और वो उसे किस करने लगा। ये किस पॉजेसिव था, अग्रेसिव था एंड हंग्री था। वांग जी को पहले तो चौंक गया, उसे पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग उसे किस कर रहा है तो वो भी विंग को किस बैक करने लगा। किस करते हुए कब विंग वांग जी को बेड पर ले गया, वांग जी को रियलाइज नहीं हुआ। विंग ने वांग जी को बेड पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया। उसने वांग जी की चिन को होल्ड करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। विंग की आंखों में गुस्सा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी मौका ही नहीं मिला। मैं डरा हुआ था कि तुम मुझसे डिस्गस्ट फील करोगे, तुम उस तरह से बिहेव नहीं करोगे जिसे तुम करते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और तुमने ऐसा क्यों सोचा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये बहुत रेयर होता है, और ज़रूरी नहीं कि सभी इसे एक्सेप्ट करें। मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, यहाँ तक कि यू मोम और डैड ने भी इसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं तुम पर को दबाव नहीं बना सकता था। मैं डरा हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गलत किया लंजा, तुमने बहुत गलत किया। तुमने अगर ये चीज़ मुझे पहले बता दी होती। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की अब सांसें रुक चुकी थी, वो बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने वांग जी की ईयर में विस्पर करते हुए कहा, तो अब तक तुम प्रेग्नेंट हो चुके हो तिल्लिन वांग जी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ ये जानकर कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तुम हमारे चाइल्ड को बर्थ दे सकते हो, और इस चीज़ के लिए तुम डर रहे थे। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब जब मुझे पता है तो अब मैं वो सब करूँगा जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। तुम मैं अब मैं हमारे लिटिल वर्जन इस घर में लेकर आऊँगा। हमेशा से मैं चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम एक मैन हो तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रेग्नेंट करूँगा, और इतने बच्चे करूँगा कि तुम तो सोच भी नहीं सकते। मैं इस पूरे घर को बच्चों से भर कर रख दूँगा, लगभग 20 से 25 तो होने ही चाहिए। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 20 से 25 बच्चे, तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों, 20 से 25 तो कम ही है, ज़्यादा तो 30-40। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हैं, तुम पागल हो, साइको हो क्या, 25 बच्चे कौन करता है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और फिर उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक किया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, डरो मत लंजा, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन हाँ, तुमने जो ये बात बताई है, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, और आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर कर ही रहूँगा। ये बोलकर वो फिर से वांग जी को किस करने लगता है, और ये चीज़ वांग जी के लिए एक शॉकिंग तो थी, लेकिन वो खुश था कि विंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और ये चीज़ उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो ही कह सकती थी कि उसके हस्बैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो भी खुश था। वो भी हैप्पीली उस किस को रिटर्न कर रहा था। और उस रात जैसा कि विंग ने कहा, उसने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने वांग जी को किस किया, बाइट किया, और उसके साथ वो इंटीमेट हुआ। उस रात वांग जी फुल्ली विंग का हो चुका था, और विंग का जो पोजीशन था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो
वांग जी को जान रहा था, वांग जी के हर जैसे जैसे वांग जी को टच कर रहा था, वांग जी को फील कर रहा था, विंग का पोजीशन और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो बस अब इस इंसान को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, ये बस उसका है और ये उसका ही रहेगा। कोई किसी ने अगर इसकी तरफ देखने की भी कोशिश की, नज़र उठाकर भी, तो विंग उस इंसान को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वांग जी सिर्फ उसका है। और जैसा कि विंग ने वादा किया था, 1 महीने बाद वी फैमिली को और लिन फैमिली को ये पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस से। ये चीज़ जितनी खुशी की थी उतना ही वांग जी के लिए अब पेनफुल भी था, क्योंकि विंग जब से उसे पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है, तब से उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो वांग जी कहीं भी जाता, वो विंग उसे गोद में लेकर जाता, जबकि वांग जी भी सिर्फ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था। तब से ही वांग जी को ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देता था। ये चीज़ वांग जी के लिए सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो केज हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में खुश भी था। विंग का वो नेचर देखकर विंग उस अनबोर्न बेबी से, जो शायद अभी छोटा है, बहुत ही छोटा है, वो शायद अभी विंग की बातें भी नहीं सुन पाएगा, लेकिन फिर भी विंग उससे बातें किया करता था। और ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत खुशी की थी। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस खड़ूस अंकल से शादी कर रहा है, उसकी शादी ऐसी होगी। वो बहुत खुश था, वो अपनी इस न्यू लाइफ में अपनी न्यू फैमिली के साथ बहुत खुश था। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। एंड जिया रॉय की डिमांड पर ये स्टोरी थी। एक बार और आपको हैप्पी बर्थडे डियर। एंड आई होप कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ और आपको स्टोरी पसंद आई हो। इसमें फुल ऑफ मैंने जानी मोमेंट्स या शानदार मोमेंट्स बनने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।